देखने में तो ये आदमी जेल के एक कोने में पड़ा मामूली सा बूढ़ा कैदी लग रहा था, पर जैसे ही उसने अपनी असली ताकत दिखाई, वहां मौजूद स्पेशल ग्रेड कैदी वहीं के वहीं जड़ हो गए। वजह सिर्फ इतनी थी कि जिस रूम के बॉस को वो सारे मिलकर भी नहीं हरा पाए थे, उसे इस बूढ़े ने सिर्फ एक तीर से ढेर कर दिया। पर उन्हें क्या पता था कि उनके सामने खड़ा यह बूढ़ा कोई आम कैदी नहीं, बल्कि इस पूरी जेल में इसकी ताकत टॉप 3 में गिनी जाती थी। दरअसल इस बेहद विशाल डीप स्पेस में एक ऐसी जेल मौजूद थी जहां सिर्फ नॉन ह्यूमन प्राणियों को बंद करके रखा जाता था। इस जेल का नाम था काला आसमान, और पूरा यूनिवर्स इसका नाम सुनते ही कांप जाता था। इसे सॉलिटरी यानी अकेलापन भी कहा जाता था, और वजह भी उतनी ही डरावनी थी। यहाँ भेजे गए कैदी तब तक बंद रहते जब तक बुढ़ापे में उनकी मौत ना हो जाए। सच कहूँ तो मुझे खुद याद नहीं कि मैं यहाँ कितने सालों से कैद हूँ। बस उसी दिन मेरे कमरे का दरवाजा खोला गया। उठ जा 51 नंबर, आज तेरा सेल बदलना है। मैं धीरे से उठा। सोचा भी नहीं था कि 1 महीना इतनी जल्दी बीत जाएगा। फिर मैं गार्ड यूजिंग के साथ नए सेल की तरफ चल पड़ा। यूजिंग बेचारा आगे चलते बूढ़े को देखकर हैरान था। असल में तो उसे मुझे रास्ता दिखाना चाहिए था, पर उल्टा वो मेरे पीछे पीछे चल रहा था। सीनियर से सुना था इस बूढ़े के पचड़े में मत पड़ना, पर हर महीने अपनी पूरी बनावट बदल देने वाली इस जेल में ये अंधा बूढ़ा आखिर रास्ता ढूंढता कैसे है। जल्दी ही हम एक सेल के दरवाजे पर पहुंचे। मैंने यूजिंग को समझाया, वापस जाते वक्त जरा संभल के, यहाँ से गार्ड्स का रेस्ट एरिया काफी दूर है। यूजिंग को मुझसे ज्यादा मतलब नहीं रखना था, बस जल्दी अंदर घुसने को कहता रहा। मुझे अंदर जाता देख उसने ऊपर रिपोर्ट कर दी, यूनिट सेल 982, ट्रांसफर कंप्लीट। जैसे ही मैं अंदर घुसा, चारों तरफ शोर सुनाई दिया। सिर्फ नाक से सूंघकर ही मुझे अंदाजा लग गया कि यह जगह करीब 500 वर्ग मीटर की है, और यहाँ ज्यादातर ग्रेड 1 कैदी बंद हैं। ये जेल के सबसे निचले तबके के कैदी थे। यहाँ की पूरी व्यवस्था अलग अलग ग्रेड्स में बंटी थी, और इस रूम में ज्यादातर ग्रेड 1, बहुत हुआ तो कोई कोई ग्रेड 2। पर मुझे एक अलग ही खुशबू महसूस हुई। लगा आगे कुछ दिलचस्प होने वाला है। तभी कमरे के बीचों बीच एक सुनहरी रोशनी चमकी। गार्ड्स ने खाना टेलीपोर्ट करके भेजा था। मुझे भी काफी देर से भूख लगी थी, सोचा एक कटोरा भर लूं। पर तभी एक ग्रेड 2 कैदी ने सबको हटने का हुक्म दिया। बोला ये खाना पहले वही खाएगा। सब गुस्से में थे, पर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। भीड़ में खड़े एक सुनहरे बालों वाले लड़के ने अपने भाई से कहा, भाई मुझे भूख लगी है। जैसे ही वो लड़का आगे बढ़कर एक कटोरा दलिया मांगने गया, उसके पैर वहीं जम गए, क्योंकि उसी वक्त उन ग्रेड 2 कैदियों की नजर भी मुझ पर पड़ी। पूरे रूम में सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। ओ बुढ़े, वहीं रुक जा, यहाँ तेरे खाने का कोई हिस्सा नहीं है। पर मैं जरा भी नहीं हिला। इस बुरे माहौल में एक बूढ़े का थोड़ा सम्मान तो कर लो भाई, बस एक कटोरा ही तो चाहिए। घुंघराले बालों वाला वो कैदी सोचने लगा, शायद मैं पागल हो गया हूँ। यहाँ एक नियम है, जो ऑर्गेनाइजेशन का बंदा नहीं, वो चाहे बूढ़ा हो या बच्चा, खाना नहीं खा सकता, समझा। इतना कहकर वो मुझे धक्का देने आगे बढ़ा। मेरा गला पकड़कर ताना मारा, आंखों पर पट्टी बांधे बैठा है, लगता है अंधा है तू। पर उसी पल उस आदमी को महसूस हुआ जैसे पूरी दुनिया घूम गई हो। मैंने बस हल्के से हाथ घुमाया और उसका पूरा बदन 180 डिग्री घूम गया। फिर पीठ से एक नुकीला कांटा निकाला और एक ही वार में उसकी आंखें फोड़ दी। जिसने भी मेरा मजाक उड़ाया, उसे उसकी कीमत तो चुकानी ही थी। यह देखकर वो बड़ा भाई फौरन अपने छोटे भाई सेरो के आगे आ गया। उसे एहसास हो गया इस बूढ़े से पंगा लेना ठीक नहीं। बाकी कैदी भी हैरान खड़े थे। उन्होंने तो अभी जो हुआ वो साफ देखा भी नहीं था। ग्रेड 2 वाले उस बॉस ने बस हल्की सी नजर डाली, आज तो मजा आने वाला है। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया मुझे पकड़ लाने का। मैंने बस नाक सूंघी। करीब 21 आदमी मेरी तरफ बढ़ाए। ठीक उसी वक्त एक गार्ड ऊपर अपने अफसर को रिपोर्ट देने गया था। उसे उस अंधे कैदी को लेकर बड़ी उत्सुकता थी। आखिर इसने ऐसा क्या किया कि 30 दिन अकेले बंद रखा गया? क्या इसने किसी और कैदी को मार डाला? अफसर ने उसकी सोच पर हंसते हुए कहा, यहाँ हर दिन हजारों लोग मरते हैं, किसी बेकार कैदी को मारने भर से इतनी सख्त सजा नहीं मिलती। फिर उसने असली बात बताई, इस जेल के हर सेल में सैकड़ों कैदी बंद रहते हैं, और उस अंधे बूढ़े ने एक ऐसा काम किया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उसने एक पूरे सेल के सारे कैदी मार डाले थे, एक भी जिंदा नहीं छोड़ा। अफसर को खुद भरोसा नहीं हो रहा था कि यह सच है, पर यही सच्चाई थी। गार्ड यह सुनकर सन्न रह गया। उस दूसरे सेल के कैदी तो अब बड़ी मुसीबत में थे। इधर मैं किसी काल के देवता की तरह उन ग्रेड 2 कैदियों को मौत के घाट उतार रहा था। जहां भी मेरा साया पड़ता, एक ही वार में खेल खत्म हो जाता। बाकी कैदी ये देखकर हैरान रह गए, आखिर ये बूढ़ा है कौन? वैसे इस जेल में एक बड़ी दिलचस्प बात भी थी। यहाँ 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा कैदी बंद थे, और सबकी गर्दन पर उनके आने के क्रम में एक नंबर छपा होता था। गार्ड को अचानक याद आया, वो बूढ़ा 51 नंबर था, यानी वो इस जेल में आने वाला 51वां इंसान। जब से यह जेल बनी थी, तब से वो यहाँ बंद था, पूरे 61 साल से। उधर उन ग्रेड 2 कैदियों को मैं धूल चटा चुका था। मुझे लगा ये सब बड़ा फिजूल का झंझट है। एक कटोरा दलिया खाने के लिए इतना खून सूंघना पड़ रहा है। लड़के का बड़ा भाई ये देखकर पूरी तरह सन्न रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक अंधा बूढ़ा इतना ताकतवर हो सकता है। पर उसके बगल में खड़ा छोटा भाई उल्टा किसी हीरो को देखने जैसी नजरों से देख रहा था। काश वो भी कभी इतना
इतना ताकतवर बन पाए। दर्जनों ग्रेड 2 कैदी बिना पलटवार किए ही जमीन पर गिरा दिए गए थे और सबने नोटिस किया हर एक कैदी में अभी भी सांस बाकी थी। यही इस बात का सबूत था कि इस बूढ़े का कंट्रोल कितना जबरदस्त है। ग्रेड 2 वालों के बॉस ने पूछा, मैं आखिर हूँ कौन? पर मैंने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उसका ही मजाक उड़ाया। गिनती के दम पर असली ताकत को हराने चले हो। यह सारे मुर्गे कुत्ते मेरे लिए तो चींटियों जैसे थे और अब इन चींटियों के मैंने पैर तक कुतर दिए थे। शायद 2 महीने में यही दम तोड़ देंगे। जाते जाते मैंने बस इतना कहा, जल्दी मरना है तो मुझसे ही आकर टकराना। ग्रेड 2 वाले फिर अकड़ दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, लंगड़ाते हुए वहां से खिसक लिए। जब मैंने अपना खाना निकाला तो कोई पास नहीं आया, पर मैंने किसी को खाने से रोका भी नहीं। जिसे जितना खाना है खा ले। मेरी वजह से आज उन सबको भरपेट खाना नसीब हुआ। यहाँ लाए गए ज्यादातर कैदी मर ही जाते हैं और जो बच भी जाएं तो यहाँ के सिस्टम उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर बना देते हैं। इतनी तकलीफें झेलकर जो बच निकले वही असली खतरा होता है। अब तक कई लोग मुझे इस रूम का सबसे खतरनाक इंसान मान चुके थे। आज मेरी हरकतें देखकर, चाहे बात व्यवहार हो या ताकत, किसी को नहीं लगा मैं कोई आम इंसान हूँ। इसीलिए बड़ा भाई पूरी तरह सतर्क हो गया। जो भी बुरा हो उसे अपने भाई शेरों को बचाना ही था। पर तभी उसकी आंखें बुरी तरह फैल गईं। मेरा साया उसे पता चले बिना ही उसके एकदम करीब आ चुका था। उसे अंदाजा ही नहीं लगा मैं कब पहुंचा। उस पल हम तीनों के मन में बिल्कुल अलग अलग बातें चल रही थीं। मुझे इस रूम में घुसते ही एक अलग सी खुशबू महसूस हुई थी और अब आखिरकार वो खुशबू कहाँ से आ रही है यह पता चल गया। मैंने उस सुनहरे बालों वाले लड़के की तरफ देखा। तेरे अंदर कोई बड़ा कीमती खून बहता लग रहा है। भाई गुस्से से भर गया, बोला बकवास मत कर। पर उसे क्या पता, वो चाहे जितना छुपाए मेरी नाक से कुछ नहीं छुपता। उम्र बढ़ने के साथ बाकी होश भले कम हो पर यह वाला सेंस और तेज हो गया है। अगले ही पल भाई का पूरा गुस्सा फूट पड़ा। बेहतर होगा चुप रह, ये बात किसी को बताई तो तू खत्म समझ। मैंने गाल खुजाते हुए बड़े मासूम अंदाज में कहा, बताकर मुझे मिलेगा क्या? बस बहुत दिनों बाद ऐसा कीमती दोस्त मिला, मजा आ गया। यह सुनकर भाई को यकीन हो गया मेरे मन में कोई बुरा इरादा नहीं, तो वो और उलझा नहीं, अपने भाई को लेकर वहां से चला गया। ठीक उसी वक्त रूम में फिर एक सुनहरी चमक फूटी। इस बार कोई नया अपराधी नहीं आया था, बल्कि खनन के लिए भेजे गए कैदी वापस लौट आए थे। कैंडा बीस्टमैन मैंगलोक बड़बड़ाता आ रहा था, यार सच में मर गए थे थककर। उसके बगल में खड़ा समुद्री चील बीस्टमैन वो लुके भी बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहा था। उनके पीछे एक चुपचाप सा बीस्टमैन गावकू भी था। जैसे ही ये लोग वापस टेलीपोर्ट होकर आए, इन्हें तुरंत गड़बड़ का एहसास हुआ। जमीन पर इतना खून कैसे बिखरा पड़ा है? खून की गाढ़ेपन से अंदाजा लगाया, यह करीब आधे घंटे पहले की घटना लगती है। इतना खून बहने के लिए कम से कम 20 लोग घायल हुए होंगे। बिग राइनो गुस्से से दहाड़ा, हम इतनी मेहनत से खनन करके अभी लौटे हैं, आखिर यहाँ ये सब किसने किया? पर जवाब में सन्नाटा ही मिला। किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। जब किसी ने जवाब नहीं दिया, मैं धीरे से उठ खड़ा हुआ। जिसे तू ढूंढ रहा है वो मैं हूँ। बिग राइनो थोड़ा उलझा, तुझे क्या दिक्कत है? लगता है आज कोई नया आया है। नाम क्या है तेरा? नाम है एगेल। यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने किया। कुछ कहना है तो सीधे बोल। मेरा रवैया देखकर बिग राइनो को गुस्सा आया। वो घमंडी अंदाज देखकर उसे लगा मैं कोई तगड़ा माल हूँ। पर बिग राइनो के बगल में खड़े ओल्ड ईगल को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो खुद ईगल प्रजाति का था। उसकी नजर हद से ज्यादा तेज थी। उसी पल मैंने जरा सा अपना शरीर हिलाया था और ठीक उसी पल उसने मेरी गर्दन पर छपा 51 नंबर देख लिया। बिना एक पल गंवाए वो बिग राइनो के आगे आकर खड़ा हो गया। रुक जा। बिग राइनो को कुछ समझ नहीं आया। वो मुझसे बोलने ही वाला था, हम तुझे तंग नहीं करेंगे, तू भी हमें बर्दाश्त कर ले। मैंने भारी आवाज में बस हूँ कहा और मुड़कर चल दिया। जब तक तुम मुझे नहीं छेड़ोगे मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जाते जाते बस इतना कहा, चलो शांति से रहते हैं। मुझे सच में वहां से जाते देख ओल्ड ईगल ने राहत की सांस ली। तभी जेल का ऐलान गूंजा, सोने का वक्त हो गया। ग्रेविटी सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, सब लेट जाओ, पीठ जमीन से सटाकर। यह इस जेल के 4 बड़े सिस्टम्स में से एक था। कैदियों के शरीर पर लगा एक तरह का ग्रेविटी कंट्रोल डिवाइस। सोने का वक्त शुरू होते ही कैदियों को इतना भारीपन महसूस होता कि वो उठ ही नहीं पाते और अगर किसी तरह गुरुत्वाकर्षण दबाव को मात देकर खड़े भी हो जाएं तो शॉक लगने से जान जाने का खतरा रहता। इसलिए चाहे मन ना हो फिर भी सबको चुपचाप जमीन पर लेटकर सुबह का इंतजार करना पड़ता। पर किसी को यह पता नहीं चला कि जमीन में से एक लाल रंग का कीड़ा रेंगते हुए निकला। यह कीड़ा चुपके से एक कैदी की टांग पर चढ़ गया। वहां एक नस ढूंढकर उसका खून चूसने लगा। जमीन पर लेटे बिग राइनो
राइनो ने ओल्ड ईगल से पूछा वो अभी उसे क्यों रोक रहा था। बिग राइनो को तो लगा मैं इतना ताकतवर हूँ भी नहीं, क्या ओल्ड ईगल ने कुछ खास देखा था। ओल्ड ईगल ने लंबी सांस भरी, धीरे से बस इतना कहा, मैंने देखा। अगली बात कहते वक्त उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने कहा, उसने मेरी गर्दन पर छपा 51 का नंबर देख लिया था। ओल्ड ईगल को अपनी नजरों पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो पूरे यकीन से कह सकता था वो नंबर 51 ही था। यह सुनकर बिग राइनो का दिल भी बैठ गया। अगर मैं सच में 51 नंबर हूँ तो आखिर मैं इस जेल में कब से बंद हूँ? इसका सही जवाब ओल्ड ईगल को भी नहीं पता था, पर हो सकता है जब यह जेल शुरू ही हुई हो तभी से मैं यहाँ बंद रहा हूँ, इसीलिए शायद मेरे बदन पर उनकी तरह कोई ग्रेड का निशान भी नहीं था। बिग राइनो माफी मांगने जाना चाहता था, पर ओल्ड ईगल ने उसे ज्यादा टेंशन लेने से रोका। वो बदला लेने वाला इंसान नहीं लगता, हमें उससे टकराने की जरूरत भी नहीं। बिग राइनो का दिल अभी भी बेचैन था। तभी दो कंकड़ उसके पास आकर गिरे। दोनों तुरंत सतर्क हो गए। अब सबकी नजरें कहीं और लॉक हो चुकी थीं। किसने आवाज की, यह देखने के लिए मुड़े तो थोड़ी दूर पर कुछ ज़ॉम्बीज़ कैदियों के बदन को नोच नोच कर खा रहे थे। यह देखकर बचे हुए लोगों की सांसें अटक गईं। ओल्ड ईगल का चेहरा उन ज़ॉम्बीज़ को देखकर सख्त हो गया और मुझे भी उधर की हलचल महसूस हुई। कान में इतना शोर था कि लगा अकेले सेल में ही बेहतर था। मैंने गर्दन घुमाई तो देखा उन ज़ॉम्बीज़ की टांगों पर कीड़े के काटने के निशान थे। मैं बस 2-4 बार जीभ चटका कर रह गया। जब मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बंद था उस दौरान किसने बगरूम का दरवाजा खोल दिया था। अगले ही पल मैंने ग्रेविटी रेस्टोरेंट तोड़ना शुरू कर दिया। बदन में एक बिजली सी फैलने लगी। जैसे ही यह ज़ॉम्बीज़ मेरे सामने आए मैं पहले ही उठकर बैठ चुका था। मुस्कुराते हुए बोला, लगता है तुम्हें ठिकाने लगाए बिना सोना नामुमकिन है। शरीर पर लगा इलेक्ट्रिक सिस्टम मेरे लिए तो बस गुदगुदी जैसा था। ये सारे ज़ॉम्बीज़ एक साथ हमारी तरफ झुंड बनाकर दौड़ पड़े। भाई ये देखकर दिल की धड़कन तेज हो गई। अगले ही पल उसकी मुट्ठियां भी ग्रेविटी रिस्ट्रेंट से आजाद होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था इतने सारे ज़ॉम्बीज़ अचानक कहां से आए, पर अभी उलझने का वक्त नहीं था। उसने सेरो को फौरन पीछे के पत्थर पर चढ़ने को कहा, फिर दर्द दबाकर खुद खड़ा हो गया। इलेक्ट्रिक सिस्टम लगातार उसे झटके दे रहा था, पर खड़े होते ही सामने के ज़ॉम्बी भी उसके पास पहुंचने वाले थे। तभी भाई के चेहरे पर बदलाव आया, बाल उगने लगे। आ जाओ ज़ॉम्बीज़, अगर हिम्मत है तो। फिर उसके कपड़े फट गए, हाथ पंजों में बदल गए। इलेक्ट्रिक सिस्टम उसकी हरकतों को दबा ही नहीं पाया। सामने दौड़ते ज़ॉम्बी को उसने एक ही पंजे में चीथड़े बना दिया। दूसरी तरफ बिग राइनो भी पूरी ताकत लगाकर खड़ा हुआ, ज़ॉम्बीज़ को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर उनकी हालत खासी खराब थी। ज्यादा देर टिक पाना मुश्किल लग रहा था। लड़ते लड़ते उन्हें एक बात समझ आई, सामने के ज़ॉम्बीज़ खत्म ही नहीं हो रहे थे, बल्कि जितना मारो उतने ज्यादा होते जा रहे थे। बीस्टमैन होने की वजह से वो इलेक्ट्रिक सिस्टम को थोड़ा झेल पा रहे थे, पर असली मुसीबत तो उन कैदियों की थी जो सिस्टम का सामना ही नहीं कर सकते थे। उनका अंजाम बस एक ही था, ज़ॉम्बीज़ के काटने से खुद ज़ॉम्बी बन जाना। बिग राइनो को अजीब लगा, ये ज़ॉम्बीज़ इलेक्ट्रिक सिस्टम से बिल्कुल बेअसर कैसे खड़े हैं। ओल्ड ईगल ने अंदाजा लगाया, शायद इसलिए क्योंकि वो पहले ही मर चुके हैं, इसलिए सिस्टम उन पर काम ही नहीं करता। पर सामने कौ जैसे काले जत्थे में फैले ज़ॉम्बीज़ को देखकर दोनों का दिल बैठ रहा था। यह ज़ॉम्बीज़ किसी सैलाब की तरह उन्हें घेर चुके थे। चाहे कितने भी ताकतवर हों, ताकत एक ना एक दिन खत्म हो ही जानी थी। ऊपर से इलेक्ट्रिक सिस्टम पहले से उन्हें तड़पा रहा था। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट और टिक पाते। ओल्ड ईगल ने तुरंत एक तरकीब सोची, पत्थर के सहारे टिककर कुछ देर और खड़े रहने की, कम से कम खुद गिरने से बच जाए। पर ठीक उसी वक्त उसे एक बेहद डरावना साया दिखा। बिजली की चमक के साथ एक परछाई इतनी तेजी से गुजरी कि साफ दिखना ही बंद हो गया, साथ में जोरदार कदमों की आवाज। मैं एक जबरदस्त छलांग लगाकर ज़ॉम्बीज़ के ऊपर जा पहुंचा। भले मेरी आंखें अंधी थीं, पर यहाँ जो हो रहा था वो मुझे साफ महसूस हो रहा था। हाथ के हथियार से एक ही झटके में दर्जनों ज़ॉम्बीज़ निपट गए। ये ज़ॉम्बीज़ मुझ पर एक खरोंच तक नहीं ला पाए, बस मेरे सामने कटते ही जा रहे थे। मेरा साया किसी बिजली की तरह चमक रहा था, एक झुंड खत्म करके दूसरे पर टूट पड़ता। मेरी हरकत इतनी तेज थी कि इलेक्ट्रिक सिस्टम ने अपनी ताकत 10 गुना बढ़ा दी थी मुझे दबाने के लिए, पर फिर भी उसका कोई असर नहीं हो रहा था। बिग राइनो का मुंह खुला रह गया। यह बूढ़ा इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? महज 1 मिनट के अंदर वहां का हर ज़ॉम्बी मेरे हाथों साफ हो चुका था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था, इलेक्ट्रिक सिस्टम में जकड़े रहकर भी इतनी तेज हरकत। किसी को बताओ तो कोई इंसान होना ही ना माने। मेरी सेंस ने भी तुरंत भांप लिया, वो अब भी जिंदा हैं। अच्छा हुआ तुम लोगों को खून चूसने वाले ज़ॉम्बी पिस्सू ने नहीं काटा। खतरा टलते ही सब वहीं जमीन पर लुढ़क गए, थककर चूर। मेरी बात सुनकर उन्हें पता चला ये ज़ॉम्बीज़ आए कहां से थे। असल में बीस्टमैन आम कैदियों से कई गुना ताकतवर होते हैं और ज़ॉम्बी बनने के बाद
और भी खतरनाक हो जाते हैं, इसलिए मुझे उन्हें बचाना पड़ा। पर तभी बीस्टमैन गाओकू भी जम्बी बनकर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा, और ये वही बीस्टमैन था जो ओल्ड ईगल और बिग राइनो का करीबी दोस्त था। बिग राइनो का दिल बुरी तरह धड़का। बुजुर्ग जी, ये तो बीस्टमैन है, कहीं ये भी ज़ॉम्बी तो नहीं बन गया? मैंने मन ही मन एक ठंडी सांस भरी। पता है ये तुम्हारा दोस्त है, अफसोस मैं इसे बचा नहीं पाया। अगले ही पल मेरा साया हिला और मैंने गाओकू की गर्दन साफ करने की कोशिश की, पर बीस्टमैन आम प्राणियों से थोड़ा तेज होते हैं, इसलिए ठीक मेरे वार से एक पल पहले वो पीछे हट गया। मैं हंसते हुए बोला, यह सब बच्चों का खेल है। फिर भी बीस्टमैन की रिएक्शन स्पीड सच में तेज थी। ओल्ड ईगल को यह सब बेहद बेतुका लग रहा था। यह बूढ़ा इलेक्ट्रिक सिस्टम से बिल्कुल आजाद होकर मनमानी हरकत कर रहा था। अंदाजा लगाया जा सकता है इसकी ताकत कितनी भयानक होगी। और वो गाओकू के वार आराम से बचा भी ले रहा था। ओल्ड ईगल को समझ नहीं आया मेरी रफ्तार इतनी जबरदस्त कैसे थी। गाओकू मुझे काफी देर से पकड़ नहीं पाया था, इससे उसका गुस्सा भड़क गया। दहाड़ते हुए उसने पूरा बीस्ट फॉर्म ले लिया। यह देख बिग राइनो और ओल्ड ईगल के माथे पर ठंडा पसीना छूट गया। बीस्ट फॉर्म में गाओकू सच में बहुत ताकतवर था। उसकी बीस्ट प्रजाति कुत्ते की थी और वो भी डॉबरमैन नस्ल का। पर मुझे वो बड़ा बेवकूफ लगा। बीस्ट बनकर भी कुछ बदलने वाला नहीं। अगले ही पल मेरा साया लहराया। मैंने उसके पेट पर लात मारी, फिर उसी पल उसकी पीठ पीछे पहुंच गया। मेरी उंगलियों ने झटके से उसके मांस में नाखून धंसा दिए और दाहिने पैर से उसकी गर्दन जकड़ ली। उसकी हरकत पूरी तरह रोक दी। दाहिने हाथ की एक ही पलटन में हथेली में एक कांटा प्रकट हो गया और बिग राइनो ओल्ड ईगल की हैरान नजरों के सामने मैंने वो कांटा डोबरमैन की गर्दन में ठोक दिया। ओल्ड ईगल का बदन कांपे बिना नहीं रह पाया। उसकी छठी इंद्री कह रही थी, अगर इस जेल में जिंदा रहना है तो इस आदमी के पीछे चलना ही सही रास्ता है। बीस्टमैन को निपटाकर मैंने उन दोनों भाइयों की तरफ देखा। लगता है वो अभी भी टिके हुए थे। अगले ही पल मैंने कुत्ते का सिर जोर से जमीन पर फेंक दिया। बिग राइनो ने पूछा, मैं कहाँ जा रहा हूँ? इस वक्त वो मुझसे दूर होना ही नहीं चाहता था। यह जगह इतनी खतरनाक जो थी, पर मैं उसके सवाल का जवाब दिए बिना कांटा उठाकर आगे बढ़ गया। मेरा साया बिजली की रफ्तार से चला। बस एक पल में ज़ॉम्बीज की भीड़ के पीछे पहुंच गया और सामने कत्लेआम शुरू हो गया। महज 10-12 सेकंड में मैंने 30 से ज्यादा ज़ॉम्बीज साफ कर दिए। यह देख वो सुनहरे बालों वाला बच्चा हद से ज्यादा हैरान था, उसका भाई भी। आखिर ये बूढ़ा इतना खतरनाक कैसे है? अब तक सेल मेरा अकेला कत्लखाना बन चुका था। भाई के तो पैर ही कांपने लगे। इसने तो यहाँ के सारे ज़ॉम्बीज अकेले खत्म कर दिए। आखिर ये बुजुर्ग है कौन? 3 मिनट बाद पूरी तरह सन्नाटा छा गया। हर एक ज़ॉम्बी साफ हो चुका था और असल में ये ज़ॉम्बीज खुद जेल की चाल थी। मैंने सारे कैदियों को खड़ा होने का हुक्म दिया। गिनती शुरू होने वाली थी। कुल 94 लोग थे, इनमें से 80 मर चुके थे। मुझे मिलाकर सिर्फ 14 जिंदा बचे। तभी जेल सिस्टम ने इस सेल में नए कैदी भेजने शुरू कर दिए। एक सुनहरी चमक के साथ नए कैदियों का पूरा झुंड टेलीपोर्ट होकर आ गया। सबके चेहरों पर खौफ साफ छलक रहा था। ये सब पहली बार इस जेल में आए नए मुजरिम थे। बाहर की दुनिया में रहते इन्होंने इस जेल की डरावनी कहानियां तो सुनी थी, पर आते ही चारों तरफ इतनी लाशें बिखरी देखकर अंदाजा हो गया। बाहर सुनी बातें भी कम थी। बिग राइनो थककर खड़ा होने लायक भी नहीं बचा था। आराम करने की सोच रहा था। नए लोगों का स्वागत करने की ताकत उसमें बची ही नहीं थी। बाकी कैदी भी बिखर कर अपनी अपनी जगह ढूंढने लगे। इस तरह गिनती भी अधूरी सी खत्म हो गई। असल में खून चूसने वाला वो पिस्सू किसी को एक बार काटते ही खुद मर जाता है। अब सारे संक्रमित ज़ॉम्बीज निपट चुके थे तो वो पिस्सू भी शायद खत्म हो गए होंगे। ठीक उसी वक्त मेरे कान अचानक हिले, फिर नाक से सूंघा तो एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। मैं फौरन ऊपर से नीचे कूदा, वहां से निकलने की तैयारी में। सबने देखा मैं एक बड़े दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया। सबको हैरानी हुई, एक बूढ़ा दरवाजे के सामने खड़ा आखिर क्या करने वाला है? मैंने हाथ दरवाजे पर रखा, बस हल्का सा जोर लगाया और वो दरवाजा खुलकर सामने आ गया। पीछे खड़े कैदियों की मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं अकेला ही उस दरवाजे के पार चला गया। कुछ नए कैदी मेरे पीछे पीछे निकलना चाहते थे, पर ओल्ड ईगल ने उन्हें रोक लिया। मरना है तो जाओ इसके पीछे। जरा सोचो, अगर दरवाजा बंद ही नहीं है तो हम बाहर क्यों नहीं गए अब तक? क्योंकि आज तक कोई इस दरवाजे से निकलकर जिंदा वापस नहीं आया। उस गलियारे में एक ऐसा राक्षस रहता है जो यहाँ के सारे कैदियों को चुटकियों में चीथड़े कर सकता है। उस स्तर का राक्षस तुम्हारी कल्पना से भी परे है। इधर मैं आराम से सामने की खुशबू सूंघ रहा था। लगा जैसे किसी पुराने जान पहचान वाले से मुलाकात हुई हो। मैंने बस एक सीधा सा सवाल पूछा और वहां मौजूद हर किसी को झटका लग गया। क्या तुम सब इस अकेली जेल में हमेशा के लिए यूं ही जिंदा रहना चाहते हो? ये सुनकर ओल्ड ईगल
ईगल बुरी तरह डर गया। क्या यहाँ हर कोई अपनी सहज प्रवृत्ति के हिसाब से बस जिंदा रहना ही चाहता है? यह सुनकर मैंने फिर एक सवाल दागा, और अगर तुम्हारी अपनी सहज प्रवृत्ति ही तुम्हारी मौत चाहे तो? यह सुनकर सब चौंक गए। कुछ पल के लिए किसी के मुंह से कुछ नहीं निकला। सबसे पहले उस सुनहरे बालों वाले लड़के ने जवाब दिया, मुझे जिंदा रहना है, घर लौटकर अपने पापा को ढूंढना है। इसके बाद बिग राइनो और ओल्ड ईगल ने भी कहा, वो यहाँ बेवजह मरना नहीं चाहते। यह सुनकर मेरे चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। मेरी डेडलाइन 66 साल की है। अपने मकसद तक पहुंचने के लिए मुझे जितने ज्यादा साथी मिले उतना अच्छा। बात असल में 1 घंटे पहले शुरू हुई थी। जब मैंने वो दरवाजा खोला था, वहां मुझे एक गॉब्लिन मिला। वो और मैं एक दूसरे को पुराने दिनों से जानते थे। वो खास तौर पर मुझसे मिलने आया था। मैंने हल्की सी बात करते हुए पूछा, उसे मुझसे क्या काम है? तब जैकब नाम के उस गॉब्लिन ने एक लंबा सा नक्शा निकाला और मुझसे कहा, इस जगह का पूरा मैप इस पर बनाकर दे दूं, क्योंकि परसों ही यहाँ फिर से बदलाव आया था। हर बार जब भी यह बदलाव होता, पूरी जेल की बनावट फिर से नए सिरे से बदली और सजाई जाती। इस पूरी प्रक्रिया को यहाँ शिफ्ट कहा जाता। इसी वजह से इस जेल के हर एक रास्ते को याद रख पाना लगभग नामुमकिन काम था, पर मुझे इसमें सिर्फ 5 मिनट ही लगे। जैकब को जब पूरी जेल का नक्शा मैंने बनाकर दिखाया तो वो देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। बोला, चाहे कितनी भी बार मिलूं, हर बार तेरी काबिलियत देखकर दंग रह जाता हूँ। शुक्रिया अदा करने के लिए उसने अपने पास इकट्ठा किया हुआ खाना मुझे पकड़ा दिया, और ये वही चीज थी जो मुझे चाहिए भी थी। लगता है जैकब सच में मुझे अच्छे से समझता है। जाते जाते उसने एक बड़े काम की खबर भी दी। आज सारे लो ग्रेड कैदियों के बीच एक समोनिंग होने वाली है। यह सुनकर मैंने बस इतना कहा, चलो आज फिर काफी लोग मरेंगे। इतना कहकर वो निकलने की तैयारी करने लगा। बोला, जरूरत पड़े तो संपर्क कर लेना। इसके अलावा उसने एक और सवाल पूछा, आजकल वो सारे लोग तंग तो नहीं कर रहे तुझे? मैं एक पल के लिए रुका, फिर समझ गया वो किन की बात कर रहा है। इस जेल में मुझसे पंगा लेने की हिम्मत शायद सिर्फ वही रखते हैं। मैंने भरोसा दिलाया, फिक्र मत कर, आजकल वो काफी शांत हैं। कमरे में लौटकर मैंने दरवाजे को टटोला। वहाँ गुड्स मैनेजमेंट यानी सामान की देखभाल लिखा हुआ था। शायद ये अच्छी बात ही हो। इसी बीच रूम में मौजूद कैदी मांस की खुशबू सूंघकर लगभग पागल हुए जा रहे थे। मैंने जैकब से मिला वो मांस निकाला और जमीन पर फेंक दिया। तुरंत लूटपाट मच गई। पर ठीक उसी वक्त एक जोरदार वार उन पर पड़ा। ओल्ड ईगल बीच में कूद पड़ा। मैं सलाह दूंगा, इससे दूर ही रहो वरना पछताओगे। बिग राइनो ने भी दहाड़ लगाई। दर्जनों नए कैदियों को एक ही झटके में डरा दिया। पहले हाथ तुड़वाओगे या टांगे? इन नए कैदियों ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। फौरन भाग खड़े हुए। मैं मुस्कुराकर बोला, शुक्रिया छोटी गौरैया। पर उसने तुरंत टोका, मेरा नाम CEAEGLE है, बूढ़े। खैर, आगे भी मैं इसे मस्ती में गौरैया ही बुलाता रहा। उधर सुनहरे बालों वाला वो लड़का मांस देखकर लार टपकाने लगा। बहुत दिनों बाद उसे इतना अच्छा खाना नसीब हो रहा था। भरपेट खाना खाने के बाद आखिरकार सबको इंसान जैसा खाना नसीब हुआ। ओल्ड ईगल ने बड़ी शराफत से माफी मांगी। कल जम्बीज वाले दिन डरने के लिए शुक्रिया भी अदा किया, पर मैंने कहा, तुम गलत बोल रहे हो। इस जेल में जिंदा रहना कोई शुक्रिया वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ जिंदा रहना खुद एक श्राप बन जाता है। तुम सबके अंदर एक जबरदस्त इच्छा शक्ति महसूस होती है। फिर भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सच में इस जेल में यूं ही जीते रहना चाहते हो? सब चुप हो गए। आखिर जीना तो सहज प्रवृत्ति ही है। मैंने फिर पूछा, और अगर वही सहज प्रवृत्ति तुम्हें मरने को कहे तो? बिग राइनो और ओल्ड ईगल सिर हिलाकर बोले, वो यहाँ मरना नहीं चाहते। शेरों ने भी कहा उसे जिंदा रहना है, अभी उसे बहुत जरूरी काम करना बाकी है। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। मेरी डेडलाइन 66 साल की है। वक्त पास आ रहा है। मकसद पूरा करने के लिए मुझे और साथी चाहिए। इसी वक्त मैंने जैकब से मिली खबर सबको बता दी। सब तैयार हो जाओ, आज समनिंग होने वाली है। बात खत्म होते ही बीच के इलाके से आग की एक लपट फूट पड़ी। वहां से एक 2 सिर 4 सींग वाला राक्षस प्रकट हुआ। यही था फायर मल्टर। कुछ लोग इसी आग में जलकर खत्म हो गए। कुछ भागने की कोशिश की पर बच नहीं पाए। सबको लगा ये पागल हो गया है। क्या पूरी जगह तबाह करना चाहता है? ओल्ड ईगल मेरी तरह पीछे छुपा था। क्या यही समनिंग है? मैंने भरोसा दिलाया, फिक्र मत करो, मैं यहाँ हूँ, तब तक कुछ नहीं होगा। हमने फौरन एक अस्थायी ठिकाना बना लिया। मुझे महसूस हो रहा था ये हमारी ही तरफ आने वाला है। जल्दी ही उसने आग की लपट हमारी तरफ फेंकी। अच्छा हुआ बिग राइनो के आगे एक बड़ा पत्थर था। ज्यादातर आग रुक गई। फिर सांस लेने के मौके पर हमने पहले से तैयार कीचड़ उस पर फेंक दिया। बाकी पत्थर के टुकड़े भी दे मारे। ये फायर मल्टर भी एक जीव था। इसे भी सांस लेनी पड़ती थी, बस ये त्वचा से सांस लेता था। ओल्ड ईगल को समझ आया, तो तुमने इसकी सांस रोकने के लिए यह किया ताकि हरकत और नजर दोनों धुंधली पड़ जाएं। अब बारी थी मेरी। बिजली की रफ्तार से
मैंने उसके बदन में कई छेद कर दिए, महज 2 मिनट में मार गिराया। बचे लोग धीरे धीरे बाहर निकल आए। लगा समनिंग खत्म हो चुकी है, पर तभी बीच में फिर एक सुनहरी चमक जगमगा उठी। मेरी भौहें तन गईं। लगता है यह जेल हमें सच में मार डालना चाहती है। इतने सारे फायर मल्टर्स एक साथ, दर्जनों नए कैदी उस आग में खाक हो गए। इन्हें निपटाना मुश्किल नहीं था, पर हर किसी की जान बचाना शायद मुमकिन नहीं। ओल्ड ईगल ने पूछा, अब क्या करें? मैंने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुनकर सबकी रूह कांप गई। इस बार हम गलियारे की तरफ बढ़ेंगे। ओल्ड ईगल के माथे पर पसीना छलक आया। बिग राइनो की आंखों से आंसू बह निकले। बुजुर्ग जी, आप ही ने तो कहा था बाहर ज्यादा खतरनाक है। ओल्ड ईगल ने उसे जल्दी साथ आने को कहा। अभी सिर्फ एजल बुजुर्ग जी के पास रहना ही सबसे सुरक्षित है। बिग राइनो के भ्रम में पड़े रहते ही पीछे से एक फायर मेल्टर उसे पकड़ने वाला था। ठीक उसी वक्त मेरा साया लपका और एक ही वार में उसे ढेर कर दिया। तूने कहा था बेवजह मरना नहीं चाहता, तो चल मेरे साथ। यह देखकर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं बची। हम गलियारे के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच गए। ओल्ड ईगल हैरान था। उसकी इतनी तेज नजर भी आगे का रास्ता साफ नहीं देख पा रही थी। क्या यह उस सेल से भी ज्यादा खतरनाक है? मैंने सतर्क रहने को कहा। यहाँ ग्रेड 3, ग्रेड 4 कैदी मिल सकते हैं। जरा सी लापरवाही में मार डालेंगे। ओल्ड ईगल ने खुद कहा, मेरी नजर तेज है, पीछे की निगरानी में संभाल लूंगा। मैंने ठीक है कहकर बस याद दिलाया, कभी पीछे मत छूट जाना। उसे एक अजीब सिहरन महसूस हुई, जैसे दूर से कोई घूर रहा हो। वो मुड़कर बोला, बुजुर्ग जी, हमें वापस लौट जाना चाहिए। पर जब पीछे देखा, वहाँ एक भी परछाई नहीं थी। वो पल भर में डर से कांपने लगा। आंखों से आंसू बह निकले। मेरे बुजुर्ग जी कहाँ गायब हो गए? वो वाकई पूरे ग्रुप से बिछड़ चुका था और उस पर एक ऑग्र भी हमला करने वाला था। उसने उड़ने की कोशिश की, पर छत नीची और जमीन उलझी हुई थी। तभी बिग राइनो घबराकर साथियों को पुकारने लगा। मैंने रोका, चिल्लाओ मत, इस गलियारे में खतरनाक चीजें आवाज पर आती हैं। जिंदा रहना है तो जो कहूँ वही करो। बिग राइनो गुस्से में था, पर मैंने भरोसा दिलाया, तेरा दोस्त हमें मिल ही जाएगा। बस सवाल है जिंदा मिलेगा या लाश की शक्ल में। आगे बढ़ते हुए मैं अचानक रुक गया। हवा में एक खास खुशबू सूंघी। सबको इशारा किया रुकने का। नीचे देखा तो एक राक्षस था, हाथों में कैंची जैसे पंजे। नाम था 7 हैंड्स। यह ग्रेड 5 कैदियों को भी आसानी से मार सकता था और दुश्मन का सिर काटने का शौकीन था, बेहद गुस्सैल भी। अगर यह यहाँ है तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। उधर ओल्ड ईगल की किस्मत खराब थी। उसे एक ऑग्र मिल गया। उड़ने की कोशिश नाकाम रही। एक बड़े हाथ ने उसे जकड़ लिया। वो मरने ही वाला था कि एक जोरदार धमाके के साथ किसी की परछाई ने उस ऑग्र की बांह पर करारी चोट की और वो आजाद हो गया। यह करने वाला एक सुअर चेहरे वाला बच्चा था, कद में छोटा, पर एक ही मुक्के में ऑग्र को ढेर कर दिया। चुटकियों में 2-2 ऑग्र पस्त। उस सुअर बच्चे ने पूछा, तेरे बदन से उस अंधे बुजुर्ग की खुशबू क्यों आ रही है? ओल्ड ईगल कांपने लगा। तू ईगल बुजुर्ग जी की बात कर रहा है? तभी पीछे 3 और विशालकाय आदमी आ खड़े हुए। तीनों की गर्दन पर मौत का निशान गुदा हुआ था। यहाँ हर तरफ ग्रेड 4 के मुजरिम भरे पड़े हैं। अब उसे मेरी हर बात का यकीन आ गया, पर हमारी किस्मत उससे बेहतर थी। उधर वो राइडर सवार हमें देख ही नहीं पाया। बिग राइनो को लगा यह गलियारा बेहद डरावना है, वो दोबारा कभी नहीं आएगा। मुझे तो टहलने के लिए एकदम सही लगा। डर लगता है तो सेल वापस चले जाओ। यह सुनते ही बिग राइनो का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं वो कायर नहीं जो दोस्त को छोड़कर भाग जाए। जब तक बचाकर वापस नहीं लाता कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे बड़ी संतुष्टि मिली। चलो फिर आगे ढूंढते हैं। इधर सुअर बच्चे ने ओल्ड ईगल का गला पकड़ रखा था। वो सफाई देने लगा। मैं तो बस उसी के साथ एक सेल में रहता हूँ। पीछे खड़े तीनों ने पूछा, क्या हुआ? सुअर बच्चे ने गुस्से में बताया, इसके बदन से उस बूढ़े की खुशबू आ रही है। तीनों की आंखें फैल गईं, माथे पर पसीना छूट गया। वो अंधा बुजुर्ग यहाँ किसी खामोश खौफ जैसा नाम बन चुका था। सिर्फ नाम सुनकर ही लोग भागने की सोचने लगते। लाल बालों वाले उस आदमी ने कहा, वो थोड़ी बात करना चाहता है। ओल्ड ईगल कांपते हुए बोला, पूछो जो पूछना है। उसने भरोसा दिलाया, हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस जेल में कई लोग जेल बुजुर्ग जी पर नजर रखते हैं। उनके साथ रहते हुए तुम भी उन लोगों के निशाने पर आ जाओगे जिन्हें ये लोग खुद आंख मिलाने से डरते हैं, इसलिए बहुत संभल कर रहना। फिर उसने अपनी क्षमता से ओल्ड ईगल का बदन ठीक कर दिया, साथ ही मन शांत करने वाला मंत्र भी पढ़ा। अब बेफिक्र होकर जा सकते हो। वो लोग बुदबुदाते हुए निकल गए कि अच्छा हुआ वो डरावना बुजुर्ग सामने नहीं आया। पर ओल्ड ईगल फिर अकेला रह गया। अंधेरे में फिर से साथियों को ढूंढने निकल पड़ा। जल्दी ही बिग राइनो की आवाज सुनाई दी, तू सच में जिंदा है, बहुत अच्छा हुआ। बिग राइनो ने कहा, यह सब मेरी वजह से
से हो पाया, मेरी नाक शायद बहुत तेज है। फिर उसने बताया एक प्रकाश तारामंडल के भक्त ने उसकी मदद की थी। मैंने कहा किस्मत अच्छी थी कि किसी अंधकार तारामंडल वाले भक्त से नहीं टकराया। इस यूनिवर्स में भगवान जैसी दो ताकतें हैं, प्रकाश और उसके विरोधी अंधकार। दोनों के भक्त ज्यादातर कट्टर होते हैं, यकीन रखते हैं विश्वास उन्हें मरने के बाद सुरक्षा देगा। इस जेल में भी अलग अलग धर्म वाले गुट बंटे हुए हैं। मुझे हैरानी हुई ओल्ड ईगल इस गलियारे से जिंदा बच निकला, यानी इसमें आगे बढ़ने की गुंजाइश है। इसके अंदर जिंदा रहने की गहरी चाहत भी महसूस हुई। नुकीले दांत विकसित करना मैं कई बार आजमा चुका हूँ, कोई खास मुश्किल नहीं, बस वक्त चाहिए। आगे चलकर ये सब लोगों को दहलाने वाली ताकतें बनेंगे। बस दिक्कत ये है मेरे पास वक्त कम है, इन्हें जल्दी बड़ा बनाना होगा। ठीक उसी वक्त मैं बुदबुदाया सत्यानाश और सबको फौरन भागने का हुक्म दिया। पीछे धमाका हुआ, वही राइडर हमारा पीछा करते हुए वापस आ पहुंचा। सच में दुश्मन का रास्ता कितना छोटा निकला। मुझे लगा ओल्ड ईगल की किस्मत सच में खराब है। अभी बड़ी मुश्किल से बचा, अब फिर पीछा शुरू। मैं पहले ही तय कर चुका था इन्हें आगे बढ़ाना है। इस राइडर का असली निशाना तो मैं ही था, इसलिए इनसे अलग होना ही बेहतर था। संयोग से सामने एक सुरंग जैसा रास्ता था, हम बिना सोचे उसमें घुस गए। राइडर का बदन विशाल था, इसलिए जल्दी अंदर नहीं आ सका। मैंने सबको कहा अगले चौराहे से लेफ्ट राइट के क्रम में चलते जाओ, वापस सेल पहुंच जाओगे। इनके निकलते ही मैं उसे दूसरी दिशा में भटका दूंगा। पर अगले ही पल वो राइडर जबरदस्ती अंदर घुस आया और हमने उसी मौके पर अलग अलग रास्ते पकड़ लिए। उन्हें थोड़ी सांस लेने की मोहलत मिल गई। सेरो का भाई बोला, क्या बुजुर्ग जी सच में ठीक होंगे? वापस जाकर मदद करनी चाहिए। जैसे ही वो लौटने का फैसला करने लगे, ओल्ड ईगल ने रोका, तुम सब गलत सोच रहे हो। बुजुर्ग जी इतने लंबे वक्त से इस जेल में हैं, ये हम कभी नहीं कर पाते। यानी उन्होंने अनगिनत राक्षसों का सामना किया होगा। उसने सुझाव दिया, अभी सेल लौट जाना ही सही होगा। वापस गए तो सिर्फ बोझ बनेंगे, शायद मरने जैसा ही होगा। इधर वो राइडर मुझसे बात करने लगा। सांस फूल गई क्या, या टांगे दर्द करने लगी? चाहो तो टांगे ही काट दूं, फिर दर्द नहीं होगा। कुछ बोलते क्यों नहीं? कम से कम 2 शब्द तो कह दो। मैंने शांति से बस पूछा। तू मुझे मारना चाहता है? बिल्कुल, तूने पहले मुझसे झूठ बोला था। मुझे समझ नहीं आया, मुझे तो याद भी नहीं मैंने इसे कभी धोखा दिया हो। यह सुनकर वो भड़क गया। 4 साल, 4 महीने, 13 दिन, 3 घंटे, 45 मिनट, 51 सेकंड पहले तूने कहा था मेरे साथ पत्थर कैंची कागज खेलेगा। उसकी सांस की बदबू ने मेरे बालों को उड़ा दिया। पर मुझे अजीब लगा, आमतौर पर भूत प्रेतों में पूरी आत्मचेतना नहीं होती, ये इस तरह बातचीत कर ही नहीं सकते। पर इसे साफ याद था मैंने क्या कहा था, यानी इसे किसी ने भेजा है, कोई जिसे मैं पहले मिल चुका हूँ। मेरे मन में अंदाजा आया, क्या यह सार्टर की कारस्तानी है? उस राइडर ने कभी सार्टर का नाम सुना ही नहीं था। मैंने कान खुजाते हुए कहा। अभी की तेज आवाज से कान में गुदगुदी हो गई। सार्टर वही बच्चा है जो 5 साल पहले छोटा सा था, अब खासा बड़ा हो चुका है। अब तो भूत प्रेत भी भेजने लगा। उस राइडर के मुंह से अजीब हंसी निकली। बुजुर्ग जी सच में कमाल हैं। कैसे पता चल गया यह मैं हूँ? मुझे लगा शायद इसका दिमाग खराब हो गया है। मैं तो खुद अंधा हूँ, तुझे देख भला कैसे सकता हूँ? बस यूं ही टटोल रहा था। यह राइडर असल में शैतान पूजक और मुर्दों को जगाने वाले जादूगर सार्टर का भेजा हुआ प्रेत था। ठीक उसी पल मेरा असली रौब फूट पड़ा। 5 साल बीत चुके हैं, अब भी समझ नहीं आया? तू मेरे आगे कहीं नहीं टिकता। आखिरकार मैंने अपना कातिलाना इरादा छुपाना बंद कर दिया, और वो इरादा जाहिर होते ही उस ग्रेड 4 कैदी को भी सांस लेना मुश्किल लगने लगा। शिकार का असली वक्त शुरू हो चुका था। वो मेरे पैरों तले किसी चींटी की तरह ढेर हो गया। इसे खत्म करने के बाद मैं और ओल्ड ईगल की टुकड़ी वापस मिल गए, साथ में सेल की तरफ बढ़ चले। पर जैसे ही अंदर घुसे, वो सुनहरे बालों वाला बच्चा वहीं सन्न रह गया। सेल के अंदर हर एक इंसान मर चुका था, बस कुछ जली हुई लाशें बची थीं। सेरो को उल्टी होने ही वाली थी। मैंने कंधे पर हाथ रखा। यही इस जेल की सच्चाई है, स्वीकार करना सीखो। सेरो ने पूछा, मतलब कमजोर लोग बस मरते ही रहेंगे? पर मुझे उसकी बात में कुछ खटका। यहाँ कमजोर मजबूत का भेद नहीं होता, कोई भी कभी भी मर सकता है। ओल्ड ईगल का दिल दहल गया। उसे फिर इस जेल की सच्चाई महसूस हुई। रोज अनगिनत मुजरिम आते हैं, रोज अनगिनत मरते भी हैं। चाहे कितने भी ताकतवर हो, कोई भी मर सकता है। बिग राइनो को भी जेल की भयावहता का एहसास हुआ। मुजरिमों को मारो, ठिकाने लगाओ, फिर नए भरो, फिर मारो। शायद इस पूरे सिस्टम का यही चक्र है। गिनती का वक्त आया। कुल 95 लोग, 90 मर चुके, सिर्फ 5 बचे। इस सेल में लोगों की भारी कमी होने की वजह से बचे हुए 5 को दूसरे सेल में भेजा जाना था। खबर सुनते ही सब दहल गए। जैसे ही सुनहरी रोशनी छाई, सेरो फौरन भाई से लिपट गया। मैं भी खड़ा हो गया। ज्यादा बताने का वक्त नहीं, ध्यान से सुनो। सेल बदलने के बाद हम अलग हो सकते हैं। भाई ने सेरो को कसकर सीने से लगा लिया।
लिया। किसी भी हाल में जुदा नहीं होना चाहता था। जाते जाते मैंने बस इतना कहा, याद रखना बदलाव में रिलीज और ओपन दोनों हो सकते हैं। अगर जंगल भेजे जाओ तो सीधा समंदर की तरफ भागना, ये हमेशा याद रखना। उन्होंने बात याद तो रख ली पर समझ किसी को कुछ नहीं आया। एक तेज चक्कर सबको जकड़ गया। आगे बोल पाना मुमकिन नहीं रहा। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, किसी कमरे के अंदर पहुंच चुका था। लगता है ये रिलीज थी, ओपन नहीं। मैंने मन ही मन गाली दी। सत्यानाश, तो सब अलग अलग हो गए। वो सब तो तराशने लायक असली माल थे। बस इतनी राहत थी कि सीरो मेरे साथ ही भेजा गया था। लगता है जेलर का इशारा साफ था, बस इस सामान यानी सेरो की अच्छे से देखभाल करूं। इधर सेरो अब भी अपने भाई को पुकार रहा था। मुझे लगा जल्दी ही जेलर से मुलाकात होने वाली है। उससे पहले इस बच्चे को अच्छे से तैयार करना होगा ताकि मैं जो चाहता हूँ वो हासिल कर सकूं। आखिर मेरे पास वक्त कम है, जल्दी से जल्दी कुछ काम के साथ ही तैयार करने होंगे। मैंने सेरो को ज्यादा भटकने से मना किया। ये नया सेल करीब 2000 स्क्वायर मीटर का था, पिछले से 4 गुना बड़ा। आवाजों से अंदाजा लगाया यहाँ करीब 300 मुजरिम हैं। तभी एक औरत के कदमों की आहट धीरे धीरे हमारी तरफ आने लगी। लाल बालों वाली ये औरत थी रोसाना, इसी सेल की सबसे बड़ी दादागिरी करने वाली। रोसाना ने हुक्म दिया, उस सुनहरे बालों वाले बच्चे को यहाँ लाओ। फौरन एक कैदी ने सेरो को पकड़कर घसीट लिया। सेरो दहशत से भर गया, चेहरा पीला पड़ गया, लगातार मुझे पुकारने लगा पर मैं टस से मस नहीं हुआ। वो और घबरा गया, चिल्लाया, छोड़ने को कहा। फिर रोसाना को देखा, वो देखने में ही बेहद डरावनी लगी। उसका उस तरफ जाने का मन ही नहीं था। इसी डर के बीच सेरो के चेहरे में बदलाव आने लगा, मुंह से झाग निकलने लगा। कैदी को हैरानी हुई, वो जमीन पर गिरकर ऐंठने लगा। रोसाना भड़क उठी, इसीलिए ग्रेड 1 कैदी किसी काम के नहीं होते। तभी सेरो का बदन एक अजीब मुड़ी हुई मुद्रा में पीछे झुक गया। एक अनुभवी कैदी की नजर पड़ी, लगा यह लड़का कुछ और ही बनता जा रहा है। मेरे मन में उत्सुकता जागी, जल्दी दिखा दे अपनी असली ताकत। और अगले ही पल सेरो अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा, एक पूरा वयस्क कद काठी वाला बीस्ट मैन बन चुका था। रोसाना ठहाका लगाकर बोली, चलो देखते हैं तेरी असली कीमत क्या है। वो बेसब्र हो चुकी थी, सोच रही थी इसे पालतू बनाकर काटना सिखाना मजेदार होगा। जल्दी इसे मेरे पास लाओ। उस कैदी ने सेरो को डांटते हुए बुलाया, जल्दी आ इधर। पर अगले ही पल सेरो सीधा उसकी तरफ झपटा, पंजा जोर से लहराया पर कैदी बड़ी सफाई से बच निकली। कैदी को गुस्सा आया पर सीधे सेरो को मार भी नहीं सकती थी, बस चाहती थी वो शांत हो जाए। कई राउंड बीत गए, फिर भी वो सेरो को काबू नहीं कर पाई। एक और कैदी गुस्से से चिल्लाया, तू ये लो ग्रेड कैदी होकर आखिर कर क्या रही है। रोसाना गुस्से में बड़बड़ाई, बेकार निकला। और अगले ही पल जैसे टेलीपोर्ट होकर उसका साया सीधा सेरो के पीछे पहुंच गया। एक जोरदार हाथ की चोट उसके सिर पर जड़ दी। सेरो को पीटने के बाद उसने उस कैदी की तरफ रुख किया। रोसाना सामा खुद देख रही थी और तू एक बच्चे तक को नहीं पकड़ पाया, शर्म आनी चाहिए। ठीक उसी वक्त मेरे कदम भी धीरे धीरे आगे बढ़े और मैं उनके सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों बुरी तरह उलझ गए। पागल बुढ़े, रास्ते में क्यों आ रहा है, फूट यहाँ से। मुझे टस से मस न होता देख एक कैदी सबक सिखाने आगे बढ़ा, पर समय जैसे आधा रुक गया। उसने हाथ भी नहीं उठाया कि मैं उसे जमीन पर पटक चुका था। दूसरा कैदी यह देखकर घबरा गया, पर उसके साथ भी वही हुआ। एक ही घूंसे में उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। सिर्फ 3 सेकंड में सब निपट चुके थे। रोसाना को यह बड़ा मजेदार लगा। एक बूढ़ा उसके सामने ही धौंस जमा रहा है। मैंने उस औरत की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, बस सेरो की तरफ देखा। भले ही यह होश खोकर अवेकन हो जाए, फिर भी ग्रेड 2 कैदी को नहीं हरा पाएगा। पर इतनी छोटी उम्र में इसका टैलेंट बुरा नहीं। अगर मैं और सिखाऊं तो यह जरूर काम की चीज बन सकता है। मुझे यकीन है ये मेरी मेहनत के लायक है। पीछे खड़ी रोसाना नाराज हो गई। इतनी उम्र में इतनी हिम्मत मेरे आदमी को घायल करने की। मैंने कहा, मेरी उम्र में तो बस यमदूत ही डराते हैं, बाकी किसी की परवाह नहीं। रोसाना भी सीरियस हो गई। तेरे हाथ पैर बांधकर पागलों की तरह कोड़े मारूंगी। उसका चाबुक हवा में गरजने लगा। ठीक तभी दूर से एक आदमी का साया तेजी से उड़ता हुआ आया। रोसाना झल्लाई, तू हर बार शोर मचाकर आता है, मैंने इन्हें पहले ढूंढा था, बीच में मत आ। यह मजबूत कद काठी वाला आदमी था मगोंग, इस रूम का एक और बॉस। उसने रोसाना को फौरन यहाँ से जाने को कहा। मुझसे प्यार से बात करते हुए बोला, अगर तू नहीं गई तो मैं यहीं तेरे साथ युद्ध छेड़ दूंगा। ये सुनकर रोसाना उत्साहित हो गई। युद्ध तो कभी ना कभी
होना ही था, आज हो या कल फर्क क्या पड़ता है, मैं हमेशा तैयार हूँ। तो मागोंग ने भी बस इतना कहा, फिर सीधा भिड़ते हैं। उसके आदमी धीरे धीरे आगे आने लगे। रोसाना हैरान रह गई। तू लोमड़ी है, पहले घेराबंदी करके फिर उकसाने आया। लड़ाई हुई तो दोनों तरफ नुकसान होगा, फायदा सिर्फ तीसरे को मिलेगा। इसलिए रोसाना ने फिलहाल पीछे हटना ही सही समझा। जाते जाते बोली, एक दिन मागोंग को इसका हिसाब जरूर दूंगी। मुझे तो इस आदमी की खुशबू तक पहचान नहीं आई, फिर ये मेरी मदद क्यों कर रहा है? मागोंग जोर से हंसा। भूल गया क्या, मैं मगोंग हूँ। 1 साल पहले तूने जंगल में मेरी जान बचाई थी। उसे पता था मैं बहुत भूलने वाला हूँ। भूल भी गया हो तो मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगा। सच कहूँ तो मुझे सच में कुछ याद नहीं आया। अगर जंगल की बात है तो शायद किसी ओपन के दौरान हुआ होगा। हो सकता है शिकार करते वक्त गलती से इसे बचा लिया हो। मागोंग सीधा मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया। चाहे जितना वक्त बीत जाए, तूने मुझे बचाया, यह हमेशा सच रहेगा। मुझे अपने साथ रहने दे। फिर पीछे खड़े अपने आदमियों को दहाड़कर बोला, क्या घूर रहे हो, आकर सलाम करो, यही है तुम्हारा बड़ा भाई अब से। चारों तरफ से बड़े भाई प्रणाम की आवाजें आने लगी। मुझे थोड़ा सिरदर्द हुआ। न जाने कितने सालों बाद किसी ने मुझे बड़ा भाई बुलाया, और वैसे भी अब मेरी उम्र इस टाइटल के लायक कहाँ रही। उधर सेरो बुरे सपने से चौंक कर जाग गया। आंखें खोलते ही सन्न रह गया। मागोंग ने उसे समझाया, यह सेल 498 है। यहाँ लोग 3 गुटों में बंटे हैं। कुल्हाड़ी वाला मगोंग गुट, जिसे वो खुद लीड करता है, वो चाबुक वाली औरत जो उसे पकड़ने आई थी, वो रोसाना गुट की है, और आखिरी है तलवारबाज बेकन गुट। हर गुट का सरगना ग्रेड 3 कैदी है। तीनों गुट एक दूसरे को काउंटर करते हुए यहाँ का पावर बैलेंस बनाए रखते हैं। रिलीज जल्दी होने वाला था, इसलिए सारे गुटों ने अपने आदमी इस सेल के आसपास तलाशी में लगा रखे थे। मागोंग ने बताया, वो यहाँ 3 साल से है। मेरी बचाई जान की बदौलत ही उसने अपना गुट खड़ा किया। मैंने कहा, माफी की जरूरत नहीं, उल्टा उसकी दी गई जानकारी के लिए शुक्रिया। अब मुझे आराम चाहिए। मगोंग समझदारी से पीछे हट गया। खाना लाने की बात कही। 3 मिनट बाद एक थाली भर जहरीले कीड़े लेकर आया और मैं बड़े चाव से खाने लगा। सेरो का दिल दुखी हो गया। आपने पहले मेरी मदद नहीं की क्योंकि मैं बहुत कमजोर बेकार था। मुझे लगा शायद उसे अपने उस थोड़े देर के अवेकनिंग की याद ही नहीं। बच्चे, अगर मुझे तेरी परवाह न होती तो तू अभी मेरे साथ होता ही नहीं। यह सुनकर सेरो का दिल थोड़ा पिघल गया। भाई के बिना वो कुछ नहीं कर सकता, और अब मेरे लिए भी बोझ बन गया है। मैंने उसे ज्यादा सोचने से मना किया। तेरी सोच ही गलत है। कमजोर मजबूत का फैसला तू खुद नहीं करता, तेरा दुश्मन करता है। मैं चाहता हूँ तू इस जेल में जिंदा रहे। जरूरत पड़े तो मैं मदद करूंगा। तुझे सिखाऊंगा कैसे अपने अंदर के अंधेरे को दूर करके ताकतवर बना जाए। सेरो की आंखों में अविश्वास था। क्या वो सच में ताकतवर बन सकता है? मैंने कहा, उससे पहले एक काम करना होगा। पहले खाना खाओ। इस जेल में मुझे सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है तो वो है भूख, क्योंकि भूखे पेट से बड़ा दर्द कुछ नहीं, और भूख के दर्द में कोई ताकतवर नहीं बन सकता। यही सच्चाई है जो माननी पड़ेगी। अगर ताकतवर बनना है तो जल्दी खा। सेरो का गला सूख गया। दिल नहीं कर रहा था ये चीज खाने का, पर ताकतवर बनने की चाहत इतनी तेज थी कि उसने बिना सोचे वो घिनौना खाना निगल लिया। ताकतवर बनने के बाद उसे किसी का बोझ नहीं बनना पड़ेगा। इधर रोसाना एक लाल रंग के गोले के आगे घुटनों पर बैठी थी। उस गोले ने पूछा, प्रगति कैसी है? रोसाना ने बताया, गुस्सा / ऊर्जा आधी जमा हो चुकी है। अगले ओपन से पहले पूरा हो जाएगा। बाकी कुछ खास नहीं, बस आज ना जाने कैसे एक बूढ़ा एक बच्चे को लेकर यहाँ ट्रांसफर होकर आया है, पर इस बात को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं। बूढ़ा शब्द सुनते ही वो गोला साफ कांप उठा। बूढ़े के बारे में जरा डिटेल्स में बता। रोसाना ने मेरी शक्ल बताई। लंबे बिखरे बाल, आंखों पर पट्टी बंधी। गोला अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्या तू सच बोल रही है? यकीन होते ही वो फौरन आगबूला हो गया। मुझे खुद वहां जाना पड़ेगा। रोसाना का दिल दहल गया। ये खुद आने वाला है? उसने फौरन कहा। वो आने से पहले उस बूढ़े को पकड़ लेगी। गोला हंस पड़ा। तू उसके सामने टिक भी पाएगी? थोड़ा सोचकर उसने बूढ़े की असली पहचान बताना ठीक नहीं समझा। इतना कॉन्फिडेंस है तो जाकर खुद मार डाल उसे। रोसाना खड़ी हो गई, बोली, गोले की दी हुई पूरी ताकत से उस बूढ़े को मार गिराएगी। पूरे भरोसे से बोली, जो शिकार आप चाहते हैं वो मैं आपके सामने जरूर ला पटकूंगी। उधर मैंने सीरो को असली चीजें सिखानी शुरू कर दी। ट्रेनिंग शुरू। आखिरकार अपने उत्तराधिकारी को ट्रेनिंग देने लगा। अपना सारा अनुभव उसे सौंप दिया, इसलिए क्योंकि इसका टैलेंट वाकई हैरान करने वाला था। ट्रेनिंग के दूसरे दिन हम आखिरकार इसकी इनर वर्ल्ड में घुसने में कामयाब हो गए। मैंने धीरे से कहा, अब हम तुम्हारी इनर वर्ल्ड में जा रहे हैं। साथ ही याद दिलाया, सांस की रफ्तार बनाए रखना, वरना कभी भी बाहर धकेले जा सकते हो। सेरो ने धीरे से हूँ कहा।
था। अगले ही पल एक ताकत उसे घेर कर अंदर खींच ले गई। होश आया तो सामने घुप अंधेरा था। दिल बुरी तरह धड़का। अभी तो बैठा था और अब एक बिल्कुल अलग दुनिया में। मैंने उसे शांत रहने को कहा। मैं तेरे बगल में ही हूँ, यह तेरी अपनी इनर वर्ल्ड है और उससे बस एक ही काम चाहता था, इस दुनिया के अंधेरे को समझ ले, तभी असली ताकत मिलेगी। सेरो ने आगे कदम बढ़ाया। पैर रखते ही जमीन से रंग बिरंगी रोशनी फूट पड़ी। सामने उसके बचपन की यादें उभरने लगी। माँ बाप को अपने सामने खड़ा देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह देख मुझे लगा गड़बड़ हो रही है। फौरन चिल्लाया, रुक जा, नीचे जमीन की तरफ बिल्कुल मत देख। ध्यान से सुनने को कहा। वही सांस की रफ्तार बनाए रखनी थी, वरना बाहर धकेला जाएगा और कुछ बड़ा भी हो सकता है। सीरो का दिमाग धुंधलाने लगा। ऐसे नहीं चलेगा। कुछ देर बाद उसने अचानक आंखें खोली। खुद ही इनर वर्ल्ड से बाहर निकल आया। जो कुछ उसने अभी देखा वो सब उसके भीतर का ही अंधेरा था। अपने अंदर के अंधेरे का सामना करना सीखना ही होगा, यही असली ताकत की बुनियाद है। मैंने उसे याद दिलाया, जो खून तेरे अंदर बहता है वही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। सेरो अपने बाजू को अविश्वास से देखता रहा। खुद को ऐसी शक्ल में पहले कभी नहीं देखा था। 2.5 मिनट बाद उसका पेट गुड़गुड़ बोल पड़ा। मैं हंसते हुए बोला, लगता है खाने का वक्त हो गया। जल्दी ही मागोंग आज का खाना ले आया और सेरो को एक बात साफ नजर आई। खाते ही सामने बैठे बुजुर्ग कैदियों के चेहरों पर नफरत छा गई। लगता है उसने उनका हिस्सा खा लिया था। उधर बाहर रोसाना सामान लेने आ पहुंची। मगोंग को बुलाया। मगोंग नफरत से घूरते हुए बोला, मेरे सामने चिल्लाना बंद कर, ऐसे जैसे मैं तेरा कर्जदार हूँ। फिर उसके आदमी कल शिकार के दौरान मरे साथियों की लाशें बांधने लगे। रोसाना यह देख बड़ी संतुष्ट हुई। हमारी तरफ भी 2 साथी मरे हैं। यह सब देखकर सेरो लगभग सुन्न पड़ गया। मैंने उसे शांत रहने को कहा। यह इनका खाना है, यहाँ मरने वालों का आदान प्रदान करके खाना यहाँ आम बात है, वरना इतने सारे लोगों को खाना खिलाना नामुमकिन हो जाएगा। सेरो उल्टी करने ही वाला था। मैंने रोक लिया। जो तूने खाया वो सिर्फ राक्षस का मांस था। उल्टी करना शरीर के लिए बुरा होगा। और सख्ती से चेताया, चाहे कितनी भी भूख लगे, कभी इंसान मत खाना। राक्षस कीड़े जितने चाहो खाओ, पर इनके जैसा बन गया तो फिर कोई नहीं बचा सकता। 3 मिनट बाद इस सेल का तीसरा बॉस आया, बेईकान। मागोंग फौरन उससे पूछने आया, आज की कमाई कैसी रही। पर हैरानी की बात यह थी, इस बार बेईकान ने मागोंग के साथ लूट बांटने से इनकार कर दिया। मजबूरन मागोंग को मुझसे माफी मांगनी पड़ी। इसने हमसे लूट बांटने से मना कर दिया तो आज का खाना थोड़ा कम मिलेगा। साथ ही बताया, बेकन ही सबसे ज्यादा चाहता है रूम में कोई लड़ाई ना हो, क्योंकि वो चाहता है सब उसके ही अंडर आ जाएं। बेकन मुझसे अकेले बात करना चाहता था। सेरो ने भी नोटिस किया उसके बदन से एक भारी सी बदबू आ रही है, खून की बदबू। मैंने सेरो को वापस भेजा, अकेले बात करने का मौका मांगा। सेरो 2 आदमियों की निगरानी में चला गया। वो नाराज थे। बाकी सब खाना बांट रहे थे और इन्हें बच्चा संभालना पड़ रहा था। पर देखते देखते उनके मुंह में पानी आने लगा। इस बच्चे का मांस जरूर नरम होगा। सेरो लगभग टूट ही गया। इस जगह उसे शक होने लगा, क्या वो कभी मेरे जैसा ताकतवर बन पाएगा। यहाँ तगड़े लोग बहुत ज्यादा थे। इतनी कमजोर हालत में अकेला रहा तो कल तक जिंदा भी नहीं रहेगा। 1 घंटे बाद जब मैं बाहर से लौटा, सेरो ने कहा, मैं ऐसा पहला इंसान हूँ जिसे उसने इतनी जबरदस्त लड़ाई करते देखा। हंसते हुए पूछा, क्या मैं इंसान भी हूँ। यह सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। अगर मैं इंसान नहीं तो तेरे सामने खड़ा ये कौन है। सेरो तो मुझे लगभग भगवान ही समझने लगा था। मैंने जितने लोग देखे हैं वो आपके जैसे नहीं। आप QI या मैजिक इस्तेमाल करते हो शायद। वो आधा सही था। मैं मैजिक नहीं इस्तेमाल कर सकता, पर QI पर कंट्रोल जरूर है। मैंने उससे पूछा, और क्या जानना है एक साथ पूछ ले, क्योंकि थोड़ी देर में फिर ट्रेनिंग शुरू होगी। उसने मेरी उम्र पूछी। अभी 88 साल का हूँ। आमतौर पर कोई शौक नहीं। सबसे पसंदीदा काम है गलियारे में टहलना। दोस्त कहूँ तो 2 हैं, दोनों मेरे वफादार जूनियर। एक थोड़ा ठंडा दिखता है पर दिल से बड़ा गर्मजोश है। दूसरा भालू जैसा दिखता है। आखिरी सवाल था, मैं इस जेल में कैसे आया। यह सुनकर मैं एक पल के लिए ठिठक गया। फिर बताया, मेरी पत्नी मर गई थी और उसी की वजह से मैं यहाँ आया। वो बहुत खूबसूरत थी, हंसी बड़ी दिलकश थी। यह पूरी कहानी अगली बार सुनाऊंगा। मेरी यह दुखद कहानी सुनकर सेरो का दिल भी भारी हो गया। इसके बाद मैं वहां से निकल गया। पर ज्यादा देर नहीं बीती कि जमीन जोरदार धमक से हिलने लगी। आगे जो नजारा दिखा उससे सीरो बुरी तरह कांप गया। उसने एक चाबुक को किसी को हवा में उड़ाते देखा और यह चाबुक बहुत जाना पहचाना था। रोसाना का साया सीरो के बगल में आ खड़ा हुआ। बता, वो बूढ़ा कहाँ गया। सेरो की आंखों में बेइंतहा खौफ था।
दादाजी अभी यहाँ नहीं थे, अकेला वो क्या करे, और ये औरत तो जैसे उसे निगल जाना चाहती हो। बेहद डरावना। फ्लैशबैक। उधर जब बेकन ने अपना कातिलाना इरादा जरा सा जाहिर किया था तो उसके साथी तक सहम गए थे, पर उस सहम जाने से कहीं ज्यादा मुझ 100 साल के बूढ़े ने असली पूरी तरह ठोस कातिलाना इरादा महसूस किया था, क्योंकि उस मानसिक दुनिया में मेरा सिर पहले ही काटा जा चुका था। रोसाना का चाबुक सिरों पर पड़ रहा था। हर वार पर वो दर्द से दांत भींच लेता। रोसाना को अचानक शक हुआ, ये तो वही कल वाला ट्रांसफॉर्म होने वाला बच्चा है ना। सेरो डर के मारे बोला, मुझे हाथ लगाया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। रोसाना भड़क उठी, ये छोकरा मुझे धमकी दे रहा है। पर ठीक तभी सेरो के बदन में जबरदस्त बदलाव आने लगा। रोसाना के चेहरे पर पागलपन जैसी चमक आई। बढ़िया, यही देखना चाहती थी, तेरा ट्रांसफॉर्म हुआ रूप। सेरो ट्रांसफॉर्म होते ही सीधा रोसाना पर झपटा। वो भी चाबुक लहराते हुए सामने आ गई। चाहती थी वो थोड़ी देर टिके, वरना बोरियत हो जाएगी। सेरो अभी बहुत छोटा था, सिर्फ अपनी बीस्ट इंस्टिंक्ट के भरोसे लड़ रहा था, इसलिए उसके वार आसानी से चकमा खा गए। टखने में चाबुक फंस गई। रोसाना ने कलाई हल्की सी घुमाई और सेरो उड़कर जा गिरा। सिर्फ एक ही राउंड में पस्त। रोसाना ठहाका लगाकर बोली, छोकरे में दम तो है, अभी के लिए रख लेती हूँ, मेरे कुत्ते की तरह रहेगा। अब देखते हैं वो बूढ़ा क्या करता है। उधर उससे पहले मैं इस सेल के 2 बड़े बॉस के साथ खाना खा रहा था। बेईकान का चेहरा गंभीर था। आप एगेल बुजुर्ग जी ही है ना? एक सवाल पूछना है। उसे मैं बड़ा अजीब लगा, खासकर मेरी गर्दन पर कोई ग्रेड का निशान न होना। जानना चाहता था माजरा क्या है। मैंने बताया, जेल शुरू होते ही आ गया था, तब ग्रेड का बंटवारा होता ही नहीं था। मगोंग जोर से हंसा। बुजुर्ग जी इतने लंबे वक्त से यहाँ हैं, यानी बहुत ताकतवर हैं। इन्होंने पहले एक ओपन में मेरी जान भी बचाई थी। तीनों एक पल चुप रहे। बेईकान हैरान था। पहली बार उसने कोई ऐसा कैदी देखा जिसे ग्रेड का ठप्पा ही नहीं लगा। असल में बेकन खुद भी शक्की स्वभाव का था, तो उसने अपना कातिलाना इरादा छोड़कर परखना चाहा, क्या मुझमें सच में इतनी ताकत है। अगले ही पल मानसिक दुनिया में उसने एक ही वार में मेरा सिर काट डाला। पर मघों को अचानक पीठ पीछे कोई ठंडक महसूस हुई। उसे समझ नहीं आया क्यों। इस पूरे वार को मैंने सिर्फ महसूस ही नहीं किया, उसकी मानसिक दुनिया में उसने मेरे साथ जो किया वो साफ देख भी लिया। मेरे चेहरे का भाव देखते ही बेईकान सब समझ गया। माघोंग पूरे बदन में सिहर उठा। समझ नहीं पाया क्यों इतनी ठंडक महसूस हो रही है। मैं धीरे से उठा, वापस चलता हूँ। कमरे में एक बच्चा है जिसे खाना खिलाना बाकी है। मेरे जाने के बाद बेकन खुद ब खुद जमीन पर पड़ी तलवार पकड़ बैठा। इतना हल्का कातिलाना इरादा कि मगोंग तक भांप नहीं पाया, पर उसने न सिर्फ महसूस किया बल्कि कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। बस इतने से ही उसे यकीन हो गया, मैं बिना शक एक असली ताकतवर हूँ। एजल बुजुर्ग जी, आपको हमेशा याद रखूंगा। उधर सेरो को रोसाना ने अगवा कर लिया था। उसके चेहरे पर खुशी थी। यह नया पालतू उसके स्वाद का बिल्कुल सही निकला। देखना चाहती थी उसकी यातना में यह कब तक टिकता है। सेरो का मन बुरी तरह घुट रहा था। इतना दर्द होगा पता होता तो शुरू से ही चुपचाप पालतू बन जाता। कम से कम मरता तो नहीं, भाई से मुलाकात भी हो जाती। तभी एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया। जिस बुजुर्ग को ढूंढ रही है वो हमारे इलाके के सामने खड़ा है। सेरो खुशी से भर गया। चलो दादाजी है ना, वो जरूर बचाने आया होगा। पर आदमी का चेहरा डरा हुआ था। वो बूढ़ा अकेला नहीं आया, उसके पीछे भारी तादाद में लोग हैं और वो सब सिर्फ उसी बूढ़े की बात मानते लगते हैं। जल्दी ही दोनों गुट दरवाजे के सामने आमने सामने आ गए। रोसाना बाहर आकर देखी तो हैरान रह गई। एक पालतू के लिए इतने लोग? उसके चेहरे पर तिरस्कार आ गया। इस सेल का एक बॉस होकर एक बूढ़े के सामने इतना झुकना बड़ी शर्म की बात है। नीचे मघोंग गुस्से से गरजा, पागल औरत, मेरे मसीहा के सामने बकवास कर रही है। मैंने मघोंग को उससे बहस न करने को कहा। सीधा रोसाना से बोला, मेरे दोस्त को छोड़ दे। पर रोसाना मेरी सुनने वाली नहीं थी। मैंने पकड़ा है तो अब मेरी है, तुझसे संभला नहीं तो किसकी गलती। इस जेल में इतना प्यारा नगीना दोबारा मिलना मुश्किल है, इसलिए रोसाना उस बच्चे को किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाली थी। मुझे बात हास्यास्पद लगी। तुझे पता ही नहीं ये बच्चा असल में क्या चीज है। अगर उसे अपने पास रखा तो अंजाम सिर्फ मौत होगा। रोसाना को मेरी बात पर जरा भी यकीन नहीं आया। उसे लगा ये सिर्फ धमकी है। मगोंग बर्दाश्त नहीं कर पाया। उस औरत को अभी काट डालना चाहता था। मैंने कहा, जरूरत नहीं, फिलहाल वापस चलते हैं। इतना कहकर मैं अकेला लौट गया। वापस जाकर सोचा, बचाव थोड़ी देर से भी करूं तो कोई बात नहीं। वो सेरो को मारेंगे नहीं, मार ही नहीं सकते। सामान सुरक्षित है, क्योंकि वो ताकतवर वार्डन जरूर इस पूरी सिचुएशन पर नजर रखे होगा। ठीक उसी वक्त मेरी नाक ने एक बड़ी जानी पहचानी खुशबू सूंघी। सेरो ने आज ना भी पूछा
अच्छा होता तो भी मुझे अपने पुराने साथियों की याद आ ही जाती। गलियारे में चलते चलते एक आवाज सुनाई दी, बहुत दिनों बाद मिले। ये आवाज उसी दोस्त की थी जिसका मैंने शेरों से जिक्र किया था, दिखने में ठंडी पर दिल से गर्मजोश। मैंने जवाब दिया, लगता है रास्ते में गुजरते हुए तूने मुझे देख लिया। सामने खड़ी इस लड़की का नाम था एलिस, बालों की खूबसूरत लट थी उसकी। उसने कहा, अंधेरे की डेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि नजरअंदाज नहीं कर पाई, इसलिए हाल चाल पूछने चली आई। दादाजी, तबीयत कैसी है आजकल? मैंने ऐसा जवाब दिया जिसने उसे चौंका दिया। तबीयत ठीक नहीं, शायद ज्यादा वक्त बचा भी नहीं। यह सुनकर एलिस ने सेल के अंदर के कैदी साफ करने की पेशकश की। उसे अंदर कुछ शैतान पूजक नौकरों की मौजूदगी महसूस हो रही थी, पर मैंने मना कर दिया। जिसकी हिफाजत करनी है वो अभी अंदर ही है। तू सफाई करेगी तो वो भी मारी जाएगी। तू बेहतर अपनी बहन के पास जा, मेरी तरफ से भी नमस्ते कह देना। एलिस हंस पड़ी। जरूर पहुंचा दूंगी। हवा में तैरती हुई मुझसे लिपट गई। कभी जरूरत पड़े तो बता देना, आप हमारे मसीहा हो। और यह कहते ही गायब हो गई। मन ही मन में हंस पड़ा, चाहे कितना भी बेकार हो जाऊं, एक बच्ची की मदद तो नहीं ले सकता। फिर मैंने सेल का दरवाजा खोला। सच में बूढ़ा हो गया हूँ। पहले सीधे टकराकर मसला हल करता था, अब वैसा नहीं रहा। अंदर घुसते ही ग्रेविटी सिस्टम एक्टिवेट हो गया। बिजली मेरी हरकत रोकने की कोशिश करने लगी, पर उसका मुझ पर कोई असर नहीं था। सामने जमीन पर पड़े कैदियों को देख मैंने धीरे से अपना हथियार निकाला। आज इन न मानने वालों को सबक याद दिला दूंगा। जब प्यार से बात नहीं बनी तो घुमावदार तरीका ही अपनाना पड़ेगा। सबको खत्म करके सामान उठाकर निकल लूंगा। मेरी एक हरकत ने ही तीनों गुटों का पूरा बैलेंस तोड़ दिया। रातों रात मैंने रोसाना के 40 आदमी मार डाले थे, जिससे उसकी ताकत भारी नुकसान झेल गई। हुआ यह कि सुबह उसका एक आदमी घबराकर उसे जगाने दौड़ा। नींद से उठी रोसाना को बताया गया कई साथी रात में ही मारे गए। रोसाना चौंक गई। इस जेल में ग्रेविटी सिस्टम की वजह से सब एक ही वक्त उठते हैं। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कोई सोते समय हमला कैसे कर सकता है। पर चारों तरफ बिखरी लाशों को देख वो सन्न रह गई। फिर गुस्से ने उसकी सारी अक्ल पर कब्जा कर लिया। होश आते ही वो पीछे के कमरे की तरफ दौड़ी। देखा हथकड़ियां तोड़ दी गई थीं। सेरो वहां नहीं था। रोसाना ने गुस्से में चाबुक फटकारा। जरूर उसी बूढ़े का काम है। और बदला लेने अपने बचे खुचे सारे आदमी बुला लिए। मैंने सेरो की तरफ देखा। उठते ही इतना पानी पीने का मजा कैसा लगा। सेरो मेरे आगे घुटनों के बल बैठ गया। फिर से बचाने के लिए शुक्रिया कहा। फिर बोला, इस बार समझ आया मैं अब भी बहुत कमजोर हूँ। गंभीरता से मेरी तरफ देखते हुए बोला, दादाजी मुझे और ताकतवर बनना है। मैंने सिर हिलाया। बच्चे में समझ है। तभी मागोंग अंदर आया। सेरो को देखकर हैरान रह गया। ये वापस कैसे आ गया? मैंने बताया, मैं ही इसे लेकर आया। चल जल्दी चलते हैं, वैसे भी बेकन से बात करनी है। मगोंग और बेकन से बात चल ही रही थी कि रोसाना अपने आदमी लेकर आ धमकी। मैं शोर की परवाह किए बिना दोनों बॉस के जवाब का इंतजार करता रहा। रोसाना दहाड़ी, कमबख्त बुड्ढे, बाहर निकल। मगोंग पलटकर बोला, पागल औरत, सच में जंग चाहिए? रोसाना गुस्से से मुझे घूरते हुए बोली, तूने ही मेरे आदमी मारे और बच्चे को भी उठा ले गया। मुझे हंसी आ गई। पहले सिचुएशन तो समझ ले। रोसाना को यकीन ही नहीं हो रहा था एक बूढ़ा उससे टकराने की हिम्मत रखता है। मैंने उसे इग्नोर करते हुए दोनों सरगनाओं से अपने प्रस्ताव पर सोचने को कहा। मागोंग ने रोसाना की तरफ खूंखार नजरों से देखा। बिल्कुल मंजूर। बेकन ने भी हामी भरी। थोड़ा नुकसान होगा पर झेल लेंगे। मैंने रोसाना से कहा, मैंने इन्हें एक प्रस्ताव दिया है। 40 तो मर ही चुके, तो आज एक दावत ही रख लेते हैं। बचे 60 को गुलाम बना लेते हैं। रोसाना जड़ हो गई। यह इनकी असली चाल थी। पहले हर गुट में 100 आदमी थे, इसलिए बैलेंस बना रहता था। अब सामने 200 थे और उसकी तरफ सिर्फ 60। जीत की कोई गुंजाइश ही नहीं। रोसाना पर खौफ छा गया। वो 200 आदमी पागलों की तरह उस पर टूट पड़े। रोसाना को पहली बार असली डर महसूस हुआ। संख्या इतनी ज्यादा थी कि जीतना नामुमकिन था। मैं इस पूरे कत्लेआम के बीच बेपरवाही से टहलता रहा, जैसे इससे मेरा कोई लेना देना ही ना हो। रोसाना भी होश में आकर चाबुक पागलों की तरह भीड़ पर बरसाने लगी, पर आखिरकार संख्या के आगे हार गई। तलवारें उसके बदन को चीरती चली गईं। बाद में मैं रोसाना के इलाके में गया। वहां एक गोला हवा में तैर रहा था। मैंने उसे उठाकर मजे से खेला। अच्छा, तो यही है वो गुस्से का मोती। इस सेल के सारे गुस्से से बना है शायद। मैंने सीधा उसकी ऊर्जा मुंह में खींच ली। लगा जैसे कुछ और दिन जी लूंगा। मैं गोले से खुद ही बड़बड़ाया। इतना झंझट हो गया, वार्डन से मिलने का वक्त ही टल गया। डार्की सी, तू भी सुन रहा होगा। पिछली बार मैंने जबरदस्ती सार्टर और उस भूत का संबंध काट दिया था। उम्मीद है वो पूरा बुद्धू नहीं बना। दोबारा मत आना वरना पछताएगा। गोले के दूसरी तरफ से आवाज आई,
बूढ़े इतनी बकवास कर रहा है, डर गया क्या? मैंने उंगलियों से गोला कस दिया। कटकट की आवाज होने लगी। तुझसे डरूं मैं? जो मेरे पीछे पड़ता है उसकी मौत तय है। इतना कहकर मैंने गोला सीधा फोड़ दिया। उधर सेल 62879 में एक ग्रेड 6 कैदी वैम्पायर लॉर्ड इंडुलास शान से रेड वाइन पी रहा था कि अचानक कोई सीधा अंदर घुस आया। यह था एक और ग्रेड 6 कैदी, शैतान पूजा कल्ट का सरगना डार्कसी। इंडुलास ने कहा, कभी तमीज सीख लिया कर। डार्कसी ने पलटकर कहा, तू भी तो मेरी तरह इस जेल में डार्क कॉन्स्टेलेशन का ही भक्त है ना, तो चल मिलकर एगेल को निपटाते हैं। इसने मेरे एक चेले को बुद्धू बना दिया। वो चेला मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इंडुलास ने साफ मना कर दिया। मन ही मन सोचा, ब्लैक मैजिशियंस के बीच गुरु चेला का ड्रामा क्या ये क्या, आखिर में सब एक दूसरे को निगलने ही लगते हैं। फिर भी शराफत से चेताया, उस बुजुर्ग से पंगा मत ले। डार्किसी को यह मजाकिया लगा। इंडुलस का मजाक उड़ाते हुए कायर कहकर निकल गया। इंडुलस खुद से बोला, बड़ा घमंडी छोकरा है, क्या सच में उस बुजुर्ग को हरा पाएगा? इतने सारे कैदियों में क्या किसी ने कभी सोचा नहीं उससे भिड़ने का? पर वो एक इंसान होकर भी इस सॉलिटरी में दशकों से जिंदा है और अब भी ठीक ठाक है। इससे बड़ी बात और क्या चाहिए? उधर एक और मैदान में जंग खत्म हो चुकी थी। सब जीत का जश्न मना रहे थे। एक आदमी बेकन को आज की कमाई का हिसाब दे रहा था। बेकन मेरी तरफ देखकर सोचता रहा, बुजुर्ग के पास दिमाग भी तेज है और फैसला लेने की हिम्मत भी। फिर पूछा, क्या मैं उसका गुट ज्वाइन करना चाहूंगा? मैंने विनम्रता से मना कर दिया। बेकन ने हैरानी से पूछा, क्यों? मैंने बताया, मेरी उम्र अब मारकाट के लायक नहीं रही। मगोंग हंसा, तो बुजुर्ग जी असल में मेरे गुट में आना चाहते हैं ना? मैंने उसमें भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। बताया, आजकल एक बच्चे को संभालने में व्यस्त हूँ। दोनों सन्न रह गए। जेल में बच्चा पालना? इस तरह 6 दिन बीत गए। मैंने सेरो से कहा, फिर से इनर वर्ल्ड जाने का वक्त आ गया। उसने हैरानी से पूछा, क्यों? मैंने बताया, अपने लिए सही रास्ता ढूंढना है तो यही करना होगा। तैयार होते ही पल भर में सीरो फिर उसी इनर वर्ल्ड में पहुंच गया। मेरी आवाज गूंजी, यह तेरी 8वीं बार है, आज बस आगे बढ़ते जाना। सीरो असल में उलझा हुआ था। उसे लगता था मैं उसे लड़ाई की तकनीक सिखाऊंगा, पर हर बार सिर्फ उसे इनर वर्ल्ड में उतारकर उन यादों का सामना कराता जिन्हें वो भूल जाना चाहता था। इतना दर्द झेल लेता पर वो यादें याद नहीं करना चाहता था। पर उसे पता था दादाजी की कोई ना कोई वजह जरूर होगी। इस बार सेरो एक खाई के किनारे पहुंच गया। पूछा, आगे क्या करूं? मैंने कहा, आगे बढ़ते रहो। सेरो सन्न रह गया। मैं बेरहमी से बोला, ताकतवर बनना है तो आगे बढ़ना ही होगा। उसके चेहरे पर पसीना छलक आया। डर तो बहुत लग रहा था, पर ताकतवर बनना जरूरी था। कांपते कदमों से वो खाई की तरफ बढ़ा, एक एक कदम, जब तक खालीपन में ही चलने नहीं लगा। मैंने उसे चेताया, कोई भी बात करे जवाब बिल्कुल मत देना। फिर मेरी आवाज उसके दिमाग से गायब हो गई। तभी सेरो के पैरों तले से एक आवाज उसके कान में गूंजने लगी। सेरो ने होंठ कस लिए, आवाज नहीं दी। कान में लगातार वो आवाज पूछती रही, सुनाई नहीं देता क्या? या फिर भाग रहा है? वैसे भी तू हमेशा से कायर रहा है, कीड़े की तरह दूसरों से चिपक कर जीता है। तेरे माँ बाप और गांव वाले सब पकड़े गए सिर्फ तेरी वजह से। तू एक कायर है, अपने आशीर्वाद वाले खून तक को काबू नहीं कर सकता। मर जा। यह एक एक बात सुनते सुनते सेरो की सांस अटकने लगी। तभी उसकी नजर उस राक्षस पर पड़ी। आंखें आपस में टकराईं। राक्षस सीधा उस पर झपटा। ठीक उसी वक्त मैंने हाथ बढ़ाकर उसे वापस खींच लिया। आंख खुलते ही सेरो की नसें उभर आईं। वो अभी भी सदमे से बाहर नहीं आया था। मैंने मुस्कुराकर बधाई दी, तूने अपने अंदर के अंधेरे का सामना कर लिया। तभी सेरो को महसूस हुआ उसका बदन जैसे बड़ा हो गया है। मैंने कहा, अब से जो कुछ भी वो सीखना चाहेगा मैं सब सिखाऊंगा। फिर पूरी ताकत से मुझ पर हमला करने को कहा। अब असली फाइटिंग टेक्निक्स सिखाऊंगा। राज खुल गया, राज खुल गया। सेरो की असली पहचान आखिर सामने आ गई। वो एक शुद्ध खून वाला वेयरवुल्फ था। उसकी पहली असली लड़ाई में ही उसने पूरी गॉब्लिन सेना काट डाली। पर इसी वजह से बेकान के सामने उसकी पहचान उजागर हो गई। हुआ यह कि सीरो के अंदर के अंधेरे को हराते ही मैंने उसे कॉम्बैट सिखाना शुरू किया। मैंने एक मुक्का उसकी तरफ फेंका। वो चकमा देकर बच निकला, पर तुरंत मेरा दूसरा हाथ भी पीछे पीछे आ पहुंचा। पूरी ताकत से मारा और सेरो उड़ता हुआ चला गया। फिर मैंने बताया, लड़ाई की ताकत बढ़ाने के लिए कुछ तरीके सीखने होंगे। पहला, इंस्टिंक्ट के हिसाब से लड़ना सीखो। अपनी इनर वर्ल्ड की सबसे मूल भावना का इस्तेमाल करना सीखो। ट्रांसफॉर्म होने के बाद तेरी ताकत सच में जबरदस्त है, पर हरकतें बहुत आसानी से पकड़ी जाती हैं। सोचना बंद करो, बस इंस्टिंक्ट से हमला करो। महसूस करो वो अंदर की भावना जो सब कुछ मिटा देना चाहती है। मैं सिरो के हमले देखता रहा। साफ दिख रहा था उसका टैलेंट कमाल का है। वो सही भावना पकड़ चुका था। इंस्टिंक्ट के सहारे मेरी कमजोरी ढूंढने की कोशिश कर रहा था।
पहले सिर्फ सिर पर वार करता था, अब बाकी हिस्सों पर भी हमला करने लगा था। महसूस करके वार करना सीख गया था। मैं बस बार बार उसके वार रोकता रहा। एक ही बार गिरकर उसने सब सीख लिया। टैलेंट सच में गजब का था। जब मुझे लगा ट्रेनिंग का मकसद पूरा हो गया तो एक थप्पड़ मारकर उसे उड़ा दिया। फिर मैंने बताया, ताकत बढ़ाने का दूसरा तरीका है मार खाना। यह कहते ही उसे संभलने का मौका दिए बिना मैंने एक ही पल में उस पर घूंसों की झड़ी लगा दी। जैसे ही वो हवा में उछला, मैंने कहा, जिसने दर्द झेला है और जिसने नहीं झेला, दोनों में बड़ा फर्क होता है। फिर एक और घूंसा सीधा उसकी छाती पर जड़ा और उसके बाद लगातार पिटाई शुरू हो गई। यह छोकरा सच में सोच रहा था शुरुआत में मेरे घूंसों से बच जाएगा। जब तक वो गिरकर दोबारा उठ ना पाया, मैंने हाथ नहीं रोका। बेहोश पड़े सेरो को देखकर मन ही मन सोचा, तीसरा तरीका अगली बार बताऊंगा। पहली ही बार में टेक्निक सीखते हुए इतनी तेजी से आगे बढ़ना, इसका टैलेंट तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा निकला। बेहोशी में सीरो के दिमाग में पुरानी यादें घूमती रहीं। उसे पता था यह सिर्फ एक सपना है, फिर भी दिल भर आया। भले ही पापा हमेशा भाई को ज्यादा चाहते थे, भले ही पापा इतने बुरे थे कि उसे इस सॉलिटरी में फेंक दिया, फिर भी उसका दिल आज भी उन्हें याद करता था। आंखों के कोने से आंसू बहने लगे। फिर धीरे धीरे उसने आंखें खोली। मैंने उसका बदन देखकर सोचा, वाकई वेयरवुल्फ की रिकवरी एबिलिटी गजब की है। फिर मैं उसे इस सेल की सबसे ऊंची जगह पर ले गया। कहा, नीचे बाकी मुजरिमों पर ध्यान दे। सीरो ने देखा, सारे कैदी वहीं लेटे सो रहे थे। उसकी उलझी नजरें देखकर मैंने कहा, हाँ, अभी सोने का वक्त है। ग्रेविटी सिस्टम को हराने का एहसास कैसा लगा? सिर्फ वही अपने अंदर के अंधेरे का सामना करके इस जेल के नियम तोड़ पाता है। सेरो अपने हाथों को अविश्वास से देखता रहा। क्या वो सच में मेरी तरह बन गया? इधर मैंने सोचा, अगर सामान इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो जल्दी ही इसे बुढ़ापा रोकने वाली दवा से बदला जा सकता है। पेड़ आत्मा वाला सार्टर, चाबुक चुड़ैल रोजाना और उन दोनों को कमांड करने वाला डेविल वर्शिपर कल्ट का सरगना डार्कीसी। इन सब से अब तक मैं बचता आया था, पर आगे चलकर सामना तो करना ही था। अब वक्त आ गया था हाथ आजमाने का। इसी बीच सेल में हर कोई अपने हथियार जांच रहा था, क्योंकि कभी भी रिलीज शुरू हो सकता था। सेरो ने इतनी हलचल देखकर पूछा, सब इतने व्यस्त क्यों हैं? मैंने बताया, आज रिलीज का दिन है। रिलीज असल में उन तमाम तैयारियों को काउंटर करने के लिए बना है जो कैदी करते हैं। आज बेशुमार लोग मरेंगे। ठीक तभी सेल के बीचों बीच एक वर्चुअल विंडो चमक उठी। अंदर से आवाज आई, रिलीज शुरू होने वाला है। और अगले ही पल सुनहरी रोशनी सबको घेर कर सीधा गलियारा नंबर 8972 के निचले हिस्से में टेलीपोर्ट कर ले गई। कई कैदी पहली बार रिलीज झेल रहे थे, इधर उधर घबराए हुए देख रहे थे। मैंने समझाया, इस सिस्टम के तहत हर कैदी, चाहे कोई भी ग्रेड हो, जबरदस्ती गलियारे में भेज दिया जाता है और सब जानते हैं गलियारा कितना खतरनाक है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके सेल वापस लौट जाना ही समझदारी है। तभी मुझे महसूस हुआ दुश्मन तेजी से करीब आ रहा है। सेरो ने पलट कर देखा तो सामने घनी गॉब्लिन सेना दौड़ी चली आ रही थी। सेरो के माथे पर पसीना छूट गया। इतने सारे! मैंने बस इतना कहा, तैयार हो जा, आज रिलीज के जरिए तुझे असली कॉम्बैट एक्सपीरियंस कमाना है। बाकी कैदी भी अब तक गॉब्लिन्स देख चुके थे। सेरो ने तुरंत बीस्ट फॉर्म ले लिया। मैंने अपनी कील पकड़े हुए कहा, पूरी ताकत से लड़, अगर मरना नहीं चाहता तो। जल्द ही सारे कैदी गॉब्लिन आर्मी से भिड़ गए। अकेले अकेले तो गॉब्लिन्स कमजोर थे, पर संख्या हद से ज्यादा थी। सेरो उनके बीच पंजे लहराता कत्ल मचाता रहा। तभी अचानक रुक गया। सामने एक छोटा सा गॉब्लिन बच्चा था। सेरो के दिल में दया जाग उठी। ठीक उसी पल बाकी गॉब्लिन्स ने चुपके से पीछे से वार किया। चाकू सीधा उसकी छाती में घोंप दिया और वो छोटा सा गॉब्लिन अचानक बेहद क्रूर मुस्कान में बदल गया। सेरो को समझ आ गया वो जाल में फंसा था। ठीक उसी पल मैं वहां पहुंचा, उन गॉब्लिन के 2 टुकड़े कर दिए। मैंने साफ कहा, लड़ते वक्त कभी हिचकना मत, तुझे अब आदत डालनी होगी कत्ल की। इस सॉलिटरी में अगर तू दूसरों को नहीं मारेगा तो दूसरे तुझे मार डालेंगे, कभी रहम मत दिखाना। फिर दांत भींचकर सामने आती गॉब्लिन आर्मी को देखा, दिल गुस्से से भर गया। पंजे लहराते उनके बीच कत्लेआम शुरू कर दिया। मैंने सेरो को बताया, यहाँ एक ग्रेड का फर्क कॉम्बैट पावर में 10 गुने से भी ज्यादा का होता है, इसलिए दुश्मन की संख्या से डरने की जरूरत नहीं। यह गॉब्लिन्स तो इतने कमजोर हैं कि इनके पास ग्रेड तक नहीं, बस तेरे बढ़ने की सीढ़ी बनने लायक हैं। कुछ ही पल में चारों तरफ गॉब्लिन की लाशें बिछ गईं। गॉब्लिन को खत्म करते ही गलियारे के आखिर वाला दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने कई रास्ते नजर आए। मैंने पूछा, कौन सा रास्ता लेना है? मागोंग बड़ा रास्ता लेने का पक्षधर था, आसानी से बचाव हो सके। बेकन छोटा रास्ता चाहता था। दोनों को बहस करते देख मुझे तुरंत गड़बड़ महसूस हुई। दोनों नाटक कर रहे थे। मैंने चुपके से सेरो से कहा, जब मैं दौड़ूं तू फौरन मेरे
मेरे पीछे लग जाना। इतना कहकर मैं बगल के एक रास्ते पर सीधा भाग निकला। सेरो भी कसकर मेरे पीछे लगा रहा। दोनों को अंदाजा ही नहीं था मैं यूं अचानक भाग जाऊंगा। वहीं जड़ खड़े रह गए। जब तक सेरो दौड़ दौड़ कर थक ना गया मैं नहीं रुका। सेरो ने पूछा, दादाजी हम भागे क्यों? मैंने बताया, जितने ज्यादा लोग साथ हों उतनी आसानी से टारगेट बन जाते हो। रिलीज में सबसे अच्छा तरीका है छोटे छोटे झुंडों में बंटकर अपना सेल ढूंढना। पर ये दोनों इस हालत में भी सबको साथ लेकर चलना चाहते थे। ये साफ अजीब बात है। और यह भी अजीब है कि पहली बार रिलीज झेलते हुए भी इन्हें रत्ती भर डर नहीं लग रहा था। सीरो ने उत्सुकता से पूछा, क्या इनके पीछे कोई बड़ा बैकिंग है? मैंने सोचा एक बच्चा भी इतना समझ गया। तभी कानों में कदमों की आवाज गूंजी। बेकान खुद अपने आदमियों के साथ चला आया। मुझे हैरानी हुई वो खुद हमें ढूंढने आया। मैंने पूछा, मगोंग कहाँ है? हम अलग हो गए, राय आपस में नहीं मिली तो अपने अपने सेल लौट गए। मैंने सीधे कह दिया, तेरी एक्टिंग बहुत बकवास है, बंद कर ये नाटक। जब हम तीनों पहली बार साथ बैठे थे तभी मुझे तेरी असली पहचान का पता चल गया था। तू खून पीने का इतना आदी हो चुका है कि यह आदत तक तेरे चेहरे पर झलकती है। तो तू ही उस वैम्पायर लॉर्ड इंडुलस का भक्त है ना? पर्दा उठ चुका था। बेकन ने भी नाटक करना छोड़ दिया। काउंट साहब ने मुझसे कहा था बुजुर्ग जी को इज्जत से बुलाकर लाऊं। मैंने सीधा मना कर दिया। बेकन के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आई। तलवार निकाल ली। लगता है तुझे लिटाकर ही उनके स्वामी के सामने ले जाना पड़ेगा। मतलब वो खुद वैम्पायर निकला। मैंने तुरंत सेरो को इशारा किया अपना असली रूप दिखाने का। ये देख बेकान को सब समझ आ गया। अच्छा, इसीलिए तू हमेशा ये बच्चा साथ रखता है? ये तो वेयरवुल्फ निकला। मैंने सुधारा, गलत। सेरो के भाई का वेयरवुल्फ होना तो साफ है, पर सेरो का खून अलग है। ये प्योर ब्लड वेयरवुल्फ है। बेकान को खुद यकीन नहीं हो रहा था इतनी तेजी से बढ़त वाकई टैलेंट गजब का है। छिद गया। मैंने एक ही वार में बेकन के दिल को छेद डाला। मरने से पहले उसे एक और भी भयानक सच पता चला। उसके पीछे खड़े 80 आदमी सिर्फ 2 मिनट के अंदर पूरी तरह साफ हो चुके थे। और यह सब करने वाला था 100 साल का बूढ़ा। असल में जैसे ही बेकन ने अपनी वैम्पायर पहचान जाहिर की थी मुझे समझ आ गया अब रहम की गुंजाइश नहीं। इसलिए मैंने सेरो से कहा, छोटे मोटे लोग तू संभाल, बाकी मुझ पर छोड़। सेरो ने हामी भरी और सीधा बेकान पर झपटा। बेकान के चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी। बड़ा शेखी बघार रहा है। पर कुछ ही राउंड में लड़ाई बराबरी की हो गई। इधर मैंने एक ही वार में एक पूरा झुंड साफ कर दिया। बाकी बचे आदमियों की तरफ बढ़ते हुए मैंने अपनी हथेली चीर दी। खून सीधा बाकी कैदियों के सिर पर छलक गया। यह मीठी खून की खुशबू सूंघते ही वो एक दूसरे से छीना झपटी करने लगे। और इसी मौके का फायदा उठाकर मैंने पागलों की तरह उन सबकी जान ले ली। यह देखकर बेकन को गड़बड़ का एहसास हुआ। अचानक जोर लगाकर एक लात से सेरो को उड़ा दिया। हवा में फैली इस मीठी खुशबू को सूंघकर आखिरकार उसे समझ आया काउंट साहब मुझे क्यों पाना चाहते हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था एक बूढ़े का खून इतना खुशबूदार कैसे हो सकता है। वैम्पायर वाली सहज इच्छा तो बस यही चाहती थी जल्दी मुझे मारकर मेरा खून चखे। पर सामने खड़ा सेरो अभी उसकी सबसे बड़ी मुसीबत था। इसलिए तलवार पकड़े वो सीधा सीरो पर झपटा। जल्दी इस खलल डालने वाले को निपटाना चाहता था। अपने बरसों के लड़ाई अनुभव के दम पर बेकान ने कुछ ही चालों में एक कमजोर पल पकड़ लिया। सीधा मेरे कंधे पर तलवार जड़ दी। पर तभी उसकी आंखें फट पड़ी। मेरे बाजू का कटा मांस धीरे धीरे हिलने लगा। कुछ ही पल में पूरी तरह भर गया। दर्द फिर भी मुझे गुस्सा दिला गया। बीकान के सन्न रहते ही मैंने एक घूंसा उसे उड़ा दिया। बीकान ने दोनों हाथों से वार रोका। सोचा ये बच्चा सेरो कितनी तेजी से सुधर रहा है। पर तभी उसकी छाती किसी नुकीली कील से आर पार हो गई। मैंने बेरहमी से उसे खींच निकाला। इस एक वार ने बेकन को बुरी तरह घायल कर दिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था इतने कम वक्त में मैं उसके 80 से ज्यादा आदमियों को साफ कर चुका था। खून लगातार बहता रहा। बीकान धीरे धीरे जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। सेरो उसकी लाश देखकर उलझे मन से खड़ा रहा। 3 हफ्ते पहले तक वो भाई की छत्रछाया में मुश्किल से बचा एक बच्चा था, हर किसी के सामने बेबस, पर आज खुद अपने दम पर मैदान संभाल रहा था। यह वाकई अलग एहसास था। किसी से असल में लड़ना कैसा लगता है। सीरो ने भी अपना ट्रांसफॉर्म खत्म कर लिया। मैंने कम ही सही तारीफ की, अब तेरे अंदर वाकई कुछ ताकत आ गई है। सेरो मुजरिमों के कपड़े उतारने में लगा हुआ था। मैंने जल्दी करने को कहा, बहुत वक्त खराब हो चुका था। उधर वंपायर काउंट के महल में कुछ नौकरानियां रिलीज की वजह से वक्त पर ना लौट पाने की माफी मांग रही थीं। पर वंपायर इंडुलास की आंखें सिकुड़ गईं। उसे साफ महसूस हुआ बेईकान से उसका दिमागी संबंध टूट चुका है। यह बेकार तो ग्रेड 3 भी नहीं था। उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। पर सोचता रहा किस्मत भी कैसी कि यह बेकार वहीं भेजा गया जहां वो
वो बूढ़ा था। वो सोच रहा था कब उस बुजुर्ग के साथ चाय की चुस्की ले पाएगा। इधर एक और गलियारे में 3 साये एक विशाल ऑगर के पास खड़े थे। ये ग्रेट दो बीस्ट मैन, हुओलुके, ओल्ड ईगल और उसके साथी थे। इस बार के रिलीज से गुजरकर अब वो मिलकर एक मिडिल टीयर ऑगर को भी हरा सकते थे। इनके दिल में अब भी उन बुजुर्ग और सेरो की चिंता थी। लुकास को यकीन था जब तक सेरो और बुजुर्ग साथ हैं, दोनों जिंदा जरूर होंगे। उधर मैं और सेरो सेल की तरफ लौटते वक्त लगातार हमलों का शिकार हो रहे थे। एक और झुंड निपटाने के बाद सेरो ने पूछा, आखिर ये लोग हैं कौन? मैंने बताया, यह इस सोलिटरी के एक संगठन के लोग हैं, डेविल वॉर्शिपर ब्लैक मैजिशियंस। शायद मेरा ही पीछा कर रहे हैं। इनके बॉस से मेरे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। रास्ते में आधे में मुझे फिर एक तीखी बदबू आई। सेरो को भी गड़बड़ का एहसास हुआ। मैंने सीधा कहा, फिर वही घोस्ट घूल मिल गया लगता है, और उस बदशक्ल चीज को देखकर उसका नाम लिया, ओ शुई। मैंने सेरो से सीधा कहा, इसे निपटाओ। हालांकि यह ताकतवर दुश्मन है, तेरे लिए अब मुश्किल नहीं होना चाहिए। ओ शुई दिखने में भले ही खतरनाक हो, सेरो को यकीन था दादाजी की बात कभी गलत नहीं होती। उसने फौरन ट्रांसफॉर्म किया और सीधा राक्षस पर झपट कर उसके सिर पर घूंसा जड़ दिया। एक ही वार में उसे गिराते देख सेरो को लगा जीत गया, पर अगले ही पल सेरो खुद उस गूल के हाथों जमीन पर पटका गया। गलियारे में गूल से टकराकर कैदियों के मरने की कई वजहें होती हैं, कभी सिर्फ कॉम्बैट पावर की कमी, पर असली वजह वो नहीं होती। गूल एक ऐसी अंधेरी लहर छोड़ते हैं जिसका असली नाम है डर। ये गूल बेहद ताकतवर होते हैं, इसलिए ग्रेड 1, ग्रेड 2 तो छोड़ो, ग्रेड 3 कैदी तक इस डर से प्रभावित हो जाते हैं जब तक आप अपने अंदर के अंधेरे का पूरी तरह सामना ना कर चुके हो। सेरो औशवे से बराबरी में लड़ रहा था, पर उसे हरा नहीं पा रहा था, क्योंकि सेरो के पास अभी कोई एट्रीब्यूट एलिमेंटल पावर नहीं थी। तभी परत दर परत बर्फ औशवे को ढकने लगी। मैंने यह देखते ही समझ लिया वो आ गई है। मैंने पूछा, अपनी बहन से मिल लिया? हाँ, आपका हालचाल भी पहुंचा दिया। बहुत खुश हुई। आ गई। मेरी पुरानी साथी फिर मेरे सामने आ खड़ी हुई। बस एक हल्के से वार में उसने उस ताकतवर गूल को बर्फ की मूर्ति बना दिया। मुझे साफ महसूस हुआ इस लड़की की ताकत में जबरदस्त उछाल आया है। इसकी हथियार कला अब इस पूरी जेल में टॉप 30 में गिनी जा सकती है। ओशे के निपटते ही सेरो दीवार का सहारा लेकर उत्सुकता से इस बर्फ सी सफेद बहन को देखने लगा। अभी अभी अजय सा दिख रहा ओशे महज एक चाल में हजारों बर्फ टुकड़ों में बिखरकर जमीन पर जा गिरा, और सेरो को साफ महसूस हुआ इसका मुझसे रिश्ता बहुत गहरा है। उसने हंसते हुए कहा, उसका सेल ढूंढने में मदद करूं? बोली अभी अभी एरिना से लौटी और रास्ता भटक गई। पीछे खड़े सेरो ने धीमे से शुक्रिया कहा, पर एलिस ने बस एक बेपरवाह नजर उस पर डाली। सेरो को साफ महसूस हुआ ये उसे ज्यादा पसंद नहीं करती। गलियारे के दूसरे छोर पर डेविल वर्शिपर का ग्रेड 5 डार्क स्वॉर्ड्समैन सुवालिन अपने साथी को घूरते घूरते भड़क रही थी। पता नहीं क्यों इसके साथ ग्रुप किया गया। खुद मनमानी करके ऊपर से किसी गूल से कनेक्शन तुड़वा बैठा। अब पूरी तरह पागल हो चुका है, मर जाना ही बेहतर था। पर यह डार्किसी का हुक्म था, सुवालिन को मानना ही था। तभी उसकी नजर तेज हुई। महसूस हुआ पास के उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं। लगता है वो लोग टारगेट तक पहुंच गए। सुवालिन अपने बाकी बंदों और मुर्दा जगाने वाले जादूगर सार्टोर को लेकर उसी दिशा में निकल पड़ी जहां उसके साथी मरे थे। उधर हम एक और ब्लैक मैजिशियन निपटा चुके थे। एलिस ने बताया, लगता है इन सब ने पहले से ही योजना बना रखी थी। रिलीज शुरू होते ही सब इकट्ठा हो गए। सेरो मुझे और एलिस को इतने पुराने साथियों जैसा देखकर हिम्मत जुटाकर पूछ बैठा, दीदी आप और दादाजी कब मिले थे? क्या आप शुरू से ही इतनी ताकतवर थीं? एलिस ने इस बेचैन बच्चे की आंखों में देखा। महसूस किया ये हमेशा उसे ही घूरता रहता है। शायद दादाजी के साथ रहते रहते इसके अंदर भी कम्पेटिटिव भावना जाग उठी है। एलिस ने बताया, 7 साल पहले मुझे और मेरी बहन को झूठे इल्जाम में यहाँ लाया गया था। यहाँ आते ही दिल पूरी तरह टूट चुका था। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। जब जिंदगी खत्म करने की सोच रहे थे तभी दादाजी ने हमें बचाया। उन्होंने ही सिखाया कैसे ताकतवर बनकर अरीना तक पहुंचे। तभी एलिस ने अचानक सिर घुमाया। आंखें पल भर में हत्या के इरादे से भर गईं। मैंने भी थका थका सा कहा, यह तंग करने वाले कीड़े रुकते ही नहीं। सेरो ने गलियारे के दूसरे छोर पर घने साये देखे। वही एहसास हुआ जो ओशवे को देखकर हुआ था, बेहद बेचैन करने वाला। सुवालिन ने मुझे सामने पाकर सीधा अपने आदमियों को हुक्म दिया, बूढ़े को उठाकर मेरे पास लाओ। दौड़ते हुए ब्लैक मैजिशियंस के हाथों में जादू जमा होने लगा। तभी एलिस एक कदम आगे बढ़ी। ये मुझ पर छोड़ो दादाजी, मैं हमेशा से आपको अपनी तरक्की दिखाना चाहती थी। ब्लैक मैजिशियंस ने एक साथ हाथ उठाए। आग और अंधेरी ऊर्जा का सैलाब हमारी तरफ बढ़ चला। एलिस ने बस एक हाथ उठाया। ब्लैक मैजिशियंस
मैजिशियंस के पैरों तले से हजारों बर्फ के भाले फूट पड़े, फिर सीधे भीड़ में घुस गए, जिसके पास से गुजरते वो अनगिनत भाले निकालते जाते। मैं यह देखकर सोच में खो गया, जैसे वक्त पीछे लौट गया हो। वो दिन याद आया जब यह दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाकर रोई थीं। लगा जैसे कल की ही बात हो। सारे ब्लैक मैजिशियंस उसके आगे बेबस थे। अब यह भी असली ताकतवरों में गिनी जाती है। एलिस पागलों की तरह ठंडी बर्फ और भाले बरसाती रही। उसे इन कमीनों से नफरत थी जो दादाजी के साथ उसकी पुरानी यादों में खलल डाल रहे थे। मैंने सोचा ये दोनों इतनी बड़ी हो गईं कि अब मेरी हिफाजत भी कर सकती हैं। मन ही मन उसने बर्फ का एक पूरा कवच बुना। बर्फ कपड़ों से चिपककर आर्मर बन गई। वो मन ही मन इन कमीनों का शुक्रिया अदा कर रही थी, क्योंकि इस लड़ाई के बहाने वो दादाजी के साथ थोड़ी और देर बिता पा रही थी। इधर सेरो हैरानी से इस बर्फ रानी जैसी एलिस को देखता हुआ मुझसे पूछ बैठा, यह इतनी ताकतवर कैसे बनी? मैंने उस चारों तरफ फैली ठंड को महसूस करते हुए बताया, एलिस जिस ठंडक को कंट्रोल करती है उसे एक तरह की एट्रीब्यूट एबिलिटी समझ। इस यूनिवर्स में प्रकाश और अंधकार के अलावा गरज, हवा, आग, पानी, कुल 7 एट्रीब्यूट हैं। यह ठंडक असल में एलिस ने अपनी वाटर एट्रीब्यूट को एक खास स्तर तक साध लिया है, इसीलिए दिखती है। जिस ऊष्वे से तू अभी लड़ा था उसकी एट्रीब्यूट अंधकार थी, और यही एक वजह है एलिस के इतना ताकतवर होने की। सेरो बुदबुदाता रह गया। एट्रीब्यूट ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आसानी से काबू किया जा सके। मैंने सार्टर की तरफ देखा, सोचा पागल बनने के बाद भी इसकी ताकत इतनी बरकरार कैसे है। फिर मैंने सेरो को अपने पास बुलाया। मेरे सामने आ खड़ा हो, हथेली से मुहर खोली। अभी तुझे इनसे लड़ना मुश्किल होगा, मैं तेरी मदद करता हूँ। अब मैं तुझसे एक कनेक्शन बनाऊंगा। ठीक उसी वक्त कनेक्शन पूरा करते हुए मैंने बताया, इसे एक तरह की टेलीपैथी समझ, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट टिकेगी। इसी मौके का फायदा उठाकर कुछ सीख ले। तभी घोल राइडर मकड़ी की तरह गलियारे की दीवार पर चढ़ता हमारी तरफ झपटा। उसके वार से ठीक एक पल पहले सीरो के साथ मेरा कनेक्शन पूरा हो गया। वो सफलतापूर्वक वेयरवुल्फ बन गया। पूछा, सीखना क्या है? मैंने कहा, मैं तेरे अंदर छुपी एट्रीब्यूट को जबरदस्ती जगाने वाला हूँ। ध्यान भटकने मत देना। एट्रीब्यूट शब्द सुनते ही मैं एक पल के लिए ठिठक गया। चूकते ही गॉल राइडर ने मुझे उड़ा दिया। उधर एलिस अब भी ब्लैक मैजिशियंस का कत्लेआम करती जा रही थी। संख्या फिर भी बहुत ज्यादा थी। दूर खड़े नेक्रोमैंसर को देखकर उसे थोड़ी मुश्किल महसूस हुई। असल में सिर्फ उस पेचीदा जादूगर को हराना जरूरी था, पर इतने सारे ब्लैक मैजिशियंस की भीड़ उसे पास ही नहीं आने दे रही थी। उसने अपनी तलवार फिर घुमाई। 4-5 ब्लैक मैजिशियंस एक साथ कटकर उड़ गए। लाल खून गलियारे की दीवारों पर छलककर पूरी दीवार को लाल कर गया। इधर सेरो गॉल राइडर से उलझते हुए साफ महसूस कर रहा था, इस गूल में कुछ खास है और खुद के अंदर भी वैसा ही कुछ है। दिमाग में अचानक तीखी चुभन महसूस हुई। ठीक तभी जब गूल ने वार किया, उसके दिमाग में पहले से ही उस वार की दिशा उभर आई। रास्ता, तरीका, सब कुछ सेरो महसूस कर पा रहा था, इसलिए वो लगभग हर वार से बच निकल रहा था। उसकी इस खिलंदड़ी को देख मुझे अचानक दिलचस्पी जागी। यह बदलाव को भांपकर रिएक्ट करने वाली एट्रीब्यूट असल में विंड एट्रीब्यूट होनी चाहिए, जो उसे बिल्कुल सही बैठती है। खुद के अंदर यह बदलाव महसूस करते ही सेरो उत्साह से भर गया। इधर दूर से लड़ाई देख रहा एक डार्क एट्रीब्यूट फॉलोअर भी मुश्किल में पड़ गया। हवा में तैरती बर्फ की फुहारें देख सुवालिन को यकीन नहीं हो रहा था ब्लैक मैजिशियंस इस तरह पूरी तरह बेबस हैं, सिर्फ संख्या के दम पर टिके हुए हैं। पहले सिर्फ अफवाहें सुनी थी, यह पहली बार असल में देख रही थी। शायद ये अरीना की कैदी होगी। यह हुक्म खुद डार्किसी कमांडर ने दिया था। सुवालिन को समझ आ गया मामला मुश्किल है। इतना बुरा हाल होगा नहीं सोचा था, लगता है खुद हाथ आजमाना पड़ेगा। उसने पूरे मैदान पर एक नजर दौड़ाई। अचानक पाया मैं गायब हूँ। मैदान में मेरा साया कहीं नहीं था। ठीक तभी मैं अचानक सुवालिन के पीछे से प्रकट हुआ। मेरा हथियार उसके बदन से टकराया। चिंगारियों का एक तूफान फूट पड़ा। मुझे झुंझलाहट हुई। इसके पास प्रोटेक्टिव आर्मर भी था, अंदाजा नहीं था। मैं फिर उसकी तरफ बढ़ा। सुवालिन ने फौरन आर्मर पूरे बदन पर फैला दी, पर मैं मुड़कर सीधा नेक्रोमैंसर की तरफ बढ़ गया। मेरा असली निशाना तो हमेशा वही थी, पर आखिरी पल सुवालिन ने खुद को उसके आगे झोंक दिया। मैंने कहा, लगता है तुझे शुरू से ही पता था मेरा असली निशाना कौन है, और मेरा वार भी रोक लिया। थोड़ी तो काबिलियत है तुझ में। तू बूढ़ा होकर भी इतनी तेजी से हरकत करता है।
है, जानने की उत्सुकता है, आखिर हमारे कमांडर को तेरा इतना जुनून क्यों है? कहते हुए सुवालिन ने धीरे से तलवार निकाल ली। उसकी मुद्रा देखकर मैंने भी अपनी स्टैंस ले ली। उधर सेरो अब भी घोल राइडर से जूझ रहा था। उसके वार भांप तो लेता पर उसे चोट नहीं पहुंचा पा रहा था। उसका कवच बहुत मोटा था। तभी उसने फिर विंड की रफ्तार से एक घूंसा उसकी तरफ जड़ा। वार लगते ही गॉल राइडर पागलों की तरह चीखते हुए पीछे हट गई। दिमाग में कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी, वार जो कारगर ही ना हो। तभी मेरी आवाज सीरो के दिमाग में गूंजी, ये अभी पूरी तरह डार्क एट्रीब्यूट फेंक रही है, तेरे वार इस पर काम नहीं करेंगे। सीरो ने फौरन पूछा, तो दादाजी मैं इसे कैसे हराऊं? बस इसे एलिस के पास मत आने दो, इसे बांधे रखो बस। और कितनी तेजी से यह हरकत करती है, क्या यह किसी स्पिरिट क्यूआई विवाद वाली बात है? सुना है उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, माना अपने बदन पर लपेटकर असीम ताकत पाई जा सकती है, साथ ही बुढ़ापा भी रोका जा सकता है। पर सुवालिन को मेरे बदन में माना का कोई नामो निशान महसूस नहीं हो रहा था। मेरे हाथ में पकड़ी टूटी फूटी कील देखकर उसे बिल्कुल यकीन नहीं था ये उसका आर्मर तोड़ पाएगी। तभी मैंने मौका पकड़ा, कील को एक जोरदार वार से घुमाया, सीधे उसकी बाह आर्मर समेत काट कर गिरा दी। सुवालिन को यकीन ही नहीं हुआ, डार्क मैजिक से बना आर्मर कैसे टूट सकता है? क्या यह भी डार्क एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करने वाला है? आखिरकार मैंने अपनी असली ताकत छुपाना बंद कर दी। वार करते ही ब्लैक मैजिशियंस संभल तक नहीं पाए। मेरा दबाव फैलते ही उनके बदन पल भर में चूर चूर हो गए। यह देखकर एलिस वहीं सन्न रह गई। उसे लगा दादाजी की ताकत आज भी उतनी ही जबरदस्त है जितनी पहले थी। मैं कील थामे धीरे धीरे सुवालिन की तरफ बढ़ने लगा। उसे पूरा यकीन था मुझ में एक बूंद भी एट्रीब्यूट की महक नहीं। शायद उस कील में ही कुछ अजीब बात है। सुवालिन की ताकत अचानक फूट पड़ी। उसने डबल लेयर आर्मर पहन लिया, तय कर लिया मुझसे नजदीकी लड़ाई से जितना बचा जाए बचेगी। फिर से डार्क एनर्जी फूटी और उसने तलवार घुमा दी। मन ही मन उसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यहाँ आने से पहले वो एक बदनाम डार्क स्वॉर्ड्समैन थी, पर इस बुजुर्ग के सामने सिर्फ दूर से वार करने को मजबूर थी। मुझे अब उससे उलझते रहने का मन नहीं था। मेरा असली दबाव फूट पड़ा। सुवालिन को तुरंत खौफ महसूस हुआ। माथे पर ठंडा पसीना छूट गया। साफ साफ मौत करीब महसूस हुई। बिना और देर किए उसने डार्क सैक्रिफाइस स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया। यह एक ऐसा जादू है जो किसी की बलि देकर दुश्मन पर वार करता है। बलि जितनी बड़ी, जादू उतना ही ताकतवर। ठीक उसी वक्त नेक्रोमैंसर साटोर को अंधेरी ऊर्जा ने लपेटकर हवा में उछाल दिया। वो यह देख हद से ज्यादा दहशत में आ गई। भले ही साटोर मर चुका था, तभी अचानक सारे गोस्ट्स एंड मॉन्स्टर्स अटैक करना बंद कर देते हैं। पर सुवालिन को अब उसकी कोई परवाह नहीं थी। ठीक उसी पल एलिस और सेलो जिन मॉन्स्टर्स से लड़ रहे थे वो भी अचानक रुक जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं पर कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। तभी एक विशालकाय मॉन्स्टर जोर से गिरकर जमीन पर धड़ाम से आ गिरता है। सेलो को थोड़ी राहत मिलती है, हालांकि उसे समझ नहीं आता कि हुआ क्या, लेकिन इसी वजह से वो बच जाती है क्योंकि इतनी देर लड़ते लड़ते उसकी हालत पहले ही खराब हो चुकी थी। इधर एलिस भागकर सीधा मेरे पीछे आ जाती है। इस वक्त सुवालिन के चारों तरफ डार्क एनर्जी इतनी घनी हो चुकी थी जितनी पहले कभी नहीं थी। एलिस की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसे यकीन तो था कि मैं जीतूंगा ही, बस डर था कहीं मुझे चोट न लग जाए। सुवालिन अपने चारों तरफ की सारी डार्क एनर्जी अपनी तलवार में डालकर सीधा मुझ पर वार करती है। वो घना काला अंधेरा पागलों की तरह मेरी तरफ दौड़ता है और मैं वहीं खड़ा खड़ा जैसे ठिठका हुआ रह जाता हूँ। छूते ही एक जबरदस्त धमाका होता है और सुवालिन एक्साइटेड होकर सामने का नजारा देखती है। उसे यकीन हो जाता है कि उसने मुझे मार गिराया, पर अगले ही पल धमाके के बीच से मैं धीरे धीरे बाहर निकल आता हूँ, मुंह पर हल्की मुस्कान लिए। बहुत दिन हो गए थे इतना पावरफुल ब्लैक मैजिक देखे हुए। मैं कहता हूँ तुझ में टैलेंट तो है, पर क्या तुझे पता है इस ब्लैक मैजिक की कीमत क्या होती है? इसकी कीमत होती है अपनी आत्मा किसी डीमन को सौंप देना। आजकल के बच्चे सच में बड़े दिलेर हो गए हैं। तेरी आत्मा जल्द ही उस खाली सिंहासन तक पहुंच जाएगी। ये सुनते ही सुवालिन बेजान होकर घुटनों के बल गिर जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर मुझ पर ब्लैक मैजिक काम क्यों नहीं करता। मैं उसके पास जाकर ऊपर से नीचे देखता हूँ और एक ही वार में उसकी आर्मर को चकनाचूर कर देता हूँ। वो सीधा हवा में उछलकर दूर जा गिरती है। खून चारों तरफ बिखर जाता है। मैं ठंडे दिल से ये सब देखता रहता हूँ। उसकी लाश से काला धुआं निकलता देख भी मैं बस खामोश खड़ा रहता हूँ। मेरे चेहरे पर मौजूद नीले निशान धीरे धीरे मिटने लगते हैं। तब जाकर मुझे होश आता है और मैं पूछता हूँ सब ठीक तो है ना? एलिस चिंता से मुझे देखती है। मैं उससे कहता हूँ मैं ठीक हूँ, पर उसकी हालत देखकर लगता नहीं कि वो ठीक है।
एलिस के चेहरे पर ठंडा पसीना बह रहा था, वो हाँफ रही थी। इस लड़ाई ने उसे भी काफी थका दिया था। उधर सेलो पहले ही अपने ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर आ चुकी थी और लंगड़ाते हुए हाँफ रही थी। मैं उन दोनों से कहता हूँ, चलो जल्दी निकलते हैं, वरना पता नहीं फिर किससे सामना हो जाए। तभी अचानक तालियों की आवाज हमारे कानों में पड़ती है। मैं फौरन पलटकर देखता हूँ तो एक सफेद कपड़ों वाला आदमी बूढ़े की तारीफ करते हुए आगे आ रहा था। एलिस की नजरें तुरंत ठंडी पड़ जाती हैं और वो मेरे आगे आकर खड़ी हो जाती है। मैं उसे बताता हूँ, ये दुश्मन नहीं है, बहुत दिनों बाद मिले यूब। उस आदमी के पीछे उसके अनगिनत फॉलोअर्स खड़े थे। यूब खुशी खुशी मुझसे मिलता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ हमसे मुलाकात होगी। एलिस ये नाम सुनते ही जैसे कुछ समझ जाती है। मैं सीधा बता देता हूँ कि ये सच में फैनेटिक्स हैं। ये क्रेजी बिलीवर्स वो लोग हैं जो फेथ, होप, लव जैसे 11 कॉन्स्टलेशंस की पूजा करते हैं, और चाहे कितने भी कल्टिस्ट्स या हेरेटिक्स क्यों ना हो, ये संगठन उन सबको खत्म कर देता है। एलिस की आंखें सिकुड़ जाती हैं, यानी ये सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स में गिने जाते हैं। इसीलिए शायद ही कोई हो जो यूएब को न जानता हो। यूएब मुस्कुराते हुए कहता है कि वो लोग रिलीज डे का फायदा उठाकर उन डीमन वॉजर्स की सफाई कर रहे थे, पर तुमने तो पहले ही सब साफ कर दिया। इतना कहकर यूएब मुझे झुककर धन्यवाद देता है। एलिस हैरान रह जाती है। एक लेवल 6 क्रिमिनल ग्रैंडपा के सामने झुककर शुक्रिया अदा कर रहा है। तभी यूएब अपने पीछे खड़ी टीम से कुछ मैजेस को आगे बुलाता है, जो फौरन सैलो और एलिस का इलाज करने लगते हैं। पल भर में उनकी सारी थकान गायब हो जाती।